हमारे देश के क्रिमिनल लॉज में कुछ चेंज किए गए हैं। तो पहली चीज तो हम देखेंगे कि क्या चेंज किए गए हैं, दूसरी चीज इसमें हमारे काम की क्या क्या चीजें हैं वो हम देखेंगे, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि क्या ये चेंजेस जो हैं वो फायदेमंद हैं या क्यों इसकी नीड पड़ी करने की। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये पुराने वाला आईपीसी का कोई फायदा नहीं है क्या, ऐसा वैसा। देखो पहली चीज तो ये कि अभी ये एक्ट नहीं बने हैं, अभी ये आया है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा, फिर ये पास होगा, तो प्रोबेबली विंटर सेशन में मे बी हो जाए, बट लेट्स सी कब तक होता है, तो तब ये आपके डायरेक्टली काम का हो जाएगा। बट अभी इसको करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है और काम की चीजें देखनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को आइडिया नहीं है इनका भी ज्यादा। ठीक है, देखो आईपीसी क्या है। आईपीसी है इंडियन पीनल कोड। कब आया था? 1860 में आया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा इसको लाया गया था। ठीक है, आईपीसी में क्या चीज ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये हमारे देश के जितने भी क्राइम्स हैं उसको डिफाइन करता है और उसकी पनिशमेंट का प्रावधान देता है कि क्या पनिशमेंट होगी फला क्राइम के ऊपर। ठीक है, तो ये क्या है आपकी, ये आपकी है आईपीसी। अब हम बात करते हैं सीआरपीसी की। सीआरपीसी 1898 में आई थी, ईयर्स याद रखिएगा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी क्या बताती है? ये प्रोसीजर्स बताती है कि पुलिस वाला किसी को अरेस्ट कैसे करेगा, कोर्ट में कब लेके जाएगा, मजिस्ट्रेट कैसे आगे चीजें बढ़ाएगा। तो जितनी भी क्रिमिनल चीजें जो एक्टिविटीज हो रही हैं, एफआईआर फाइल कैसे होगी, तो ये सारे प्रोसीजर्स जो है ना आपको कहां पे मिलने वाले हैं? सीआरपीसी में। आईपीसी पनिशमेंट देता है, डिफाइन करता है क्राइम्स को, सीआरपीसी प्रोवाइड्स प्रोसीजर। और एक और जिसमें अभी चेंज किया गया है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 क्या कहता है? नाम से ही समझ लो, लेमन लैंग्वेज में समझो कि क्या चीज एज ए एविडेंस एक्सेप्ट करी जा सकती है, क्या चीज एज ए एविडेंस नहीं होगी। ठीक है, तो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, विटनेस टेस्टिमनीज एक्सेट्रा। जैसे इसका एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। सेक्शन 32 डाइंग डिक्लेरेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट का। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि जैसे कोई एक्स नाम का बंदा है, उसका किसी ने एक्सीडेंट किया और वो अस्पताल में मरते मरते एक स्टेटमेंट दे जाता है कि भाई मुझे जेड नाम के बंदे ने मरवाने की कोशिश करी है, तो दिस कैन बी एडमिटेड इन अ कोर्ट एज ए एविडेंस अंडर सेक्शन 32 जिसको ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या? डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये पहले मैंने आपको बेसिक बताया इन एक्ट्स के बारे में जिसमें चेंज लाया गया है, क्रिमिनल लॉज में जिनमें चेंज लाया गया है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या चेंजेस लाया गया है, क्या नाम है बिल का। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। आईपीसी को चेंज किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 से। ठीक है, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आईपीसी को चेंज किया जा रहा है भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 से। सीआरपीसी को बदला जा रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल से। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 से। और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदला जा रहा है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 से। ये तीनों नाम आपके हाथों मतलब बिल्कुल पॉइंट्स पे होने चाहिए कि आपको पता होने चाहिए तीनों नाम, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये तो आप समझ जाओगे, साक्ष्य का मतलब भी एविडेंस होता है हिंदी में, मतलब एविडेंस की हिंदी मीनिंग साक्ष्य है, तो एविडेंस वाला तो आप समझ लोगे, एमसीक्यू है, लगा जाओगे। बट ये दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहां पे आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने आपको बोला है थोड़ा सा टेक्निक समझ लेना। नायक मूवी जानते हो? नायक मूवी आई थी अनिल कपूर की। ठीक है, तो भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 नायक से कनेक्ट कर लो। नायक मूवी में उसने सारे क्रिमिनल्स को पकड़ के जेल में डाला था, तो इंडियन पीनल कोड से जान लो। ठीक है, अब ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। देखो एमसीक्यू पेपर में ये बहुत अच्छा होता है कि आपको कुछ लिखना नहीं होता, मन से नहीं लिख के आना है। तो अगर आपको ऑप्शंस सही मिलेंगे आप लगा दोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी कनेक्टेड है। तो इसीलिए है कि थोड़ा ट्रिक टेक्निक्स यूज किया करो, बट इनको याद कर लो। और वैसे भी आपको ये वैसे पूरे नाम से भी याद होने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में जब आप लोग लॉ करेंगे ना, तो आज नहीं तो कल ये आना ही है। तो आप लोगों को अब ये पढ़ना है, हम लोगों ने ये पढ़ा है लेकिन आपको ये पढ़ना है, तो यू शुड नो कि इनके नाम क्या है। ठीक है, इसके बाद क्यों ये लाया गया है, इसमें देखो एक चीज और आप लोग नोट कर लेना। आप लोगों ने एक अभी सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वायरल हो रही है ना कि पुराने आईपीसी में इतने सेक्शंस थे, नए इसमें इतने हैं, पुराने सीआरपीसी में इतने थे, नए में इतने हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में इतने थे, अब इतने हैं। वो मैंने इमेज यहाँ पे लगाना भूल गया हूँ,
वो आप इसी समय नोट कर लेना इस टॉपिक के अंदर, आपका काम हो जाएगा, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में जितना मैं करवा रहा हूं उसके अलावा। शिफ्ट फ्रॉम, अब इसमें क्यों किया गया है, वाई, क्या रीजन पड़ा है? तो पहली चीज तो देखो, हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि हम इसको इसलिए लेके आ रहे हैं कि पुराने जो लॉस थे ना, उनका फोकस पनिशमेंट पे था, हमारा फोकस जस्टिस पे है। देखो होता क्या था कि जो विक्टिम था ना, जिसके साथ क्राइम हुआ है, उसको कोई फायदा नहीं होता था, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं होते थे, मतलब उसको जो फाइन मिलता था उसको वो भी कम मिलता था, और मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे कंपनसेशन, मतलब मैं फाइन बोल रहा हूं, जो देखो सामने वाले से फाइन लेंगे उसको कंपनसेशन करेंगे। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट का ये कि पहले ना पनिशमेंट में फोकस था, बट अब हम जस्टिस पे फोकस कर रहे हैं। दूसरी चीज की देखो, कानून बहुत पुराने हैं, ये ब्रिटिशर्स के जमाने के, आप ऐसे ऐसे कानून देखोगे जिसमें 100-200 रुपए के फाइन है, तो ये आज के हिसाब से नहीं है ना रिलेवेंट, उस समय 100-200 रुपए ज्यादा होते थे, बट अब नहीं है। तो वो सब चेंज करने की जरूरत है। एम्पावरिंग सिटीजन्स, गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि हम सिटीजन्स को एम्पावर कर रहे हैं करके। कुछ कंटेम्प्रेरी लॉ जिसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं होती थी, जैसे कि मॉब लिंचिंग और बहुत सारी चीजें जो समय के साथ आए हैं, तो अब उसको भी इंक्लूड करने की जरूरत है। सेडिशन जैसे लॉ की जानने की जरूरत है। सेडिशन की अपनी कहानी है, ब्रिटिशर्स उसको इसलिए लेके आए थे कि वो इंडियंस को तंग कर सके, इंडियंस उनके अगेंस्ट में ना बोल सके। फिर आजादी के बाद भी हम सेडिशन लॉ चला रहे हैं, तो ये एक बहुत अपने आप में चिंता का विषय था, तो ये भी यहाँ पे एक रीजन था, ठीक है। इसके बाद इनहेंसिंग अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इनहेंस की जाए कि भाई चीजें बेटर करी जा सकें, पुलिस वाले रिस्पॉन्सिबल बने, अगर एक फिक्स टाइमलाइन दी जाए कि इतने के अंदर आपको चार्जशीट फाइल करनी है, इतने के अंदर आपको एफआईआर फाइल करनी है, प्रोसेस प्रॉपर लिखा हो, वरना जो लूप होल्स थे उसका फायदा उठा के पुलिस वाले हैं या फिर और भी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो मजे ले आते थे। मॉडर्नाइजिंग प्रोसीजर, आप लोगों ने अगर तलवार मूवी जो है जिसमें इरफान खान ने एक्टिंग करी है, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं मूवी का क्या है, आई थिंक यही होगा, या फिर इसकी अगर आपने कहानी भी पढ़ी होगी पूरी, तो इस पूरी कहानी के अंदर ना एक चीज आपको समझ में आएगी कि वो जो रात थी ना, जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था, नेक्स्ट जब पुलिस वाली आई थी, पुलिस वाले आए थे वहां पे, तो छत के ऊपर, रूफ के ऊपर जो क्रिमिनल था ना, उसके ब्लड सैंपल्स थे पूरे पाइप के ऊपर। पर पुलिस इतनी मॉडर्न नहीं थी उस समय, आप कह सकते हो कि ये नासमझी है उस समय के पुलिस ऑफिसर्स की, उन्होंने ना उसको फॉरेंसिक जांच के लिए टेस्ट ही नहीं कराया, और जब तक वो कराने की सोचते उस दिन बारिश हो गई और वो सारा ब्लड जो है वो धुल गया। तो कहने का मतलब है कि आज तक क्वेश्चन में है कि उसका क्रिमिनल कौन है, किसने वो चीज करी है, अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में उसी दिन पुलिस वो बंदा पकड़ा जाता जिसने वो चीज किया था, अगर वहां पे वो चीज हो जाती। तो फॉरेंसिक चीजों की बहुत जरूरत है, तो मॉडर्नाइजिंग प्रोसीजर करने की बात कर रहे हैं। प्रोमोटिंग फेयर ट्रायल, जैसे कि कोई बंदा भाई क्राइम करके फरार हो गया है, तो अब ये नहीं कि केस बंद हो जाएगा, उसके बिना भी ट्रायल चलेगा, तो ये प्रोमोटिंग फेयर ट्रायल की बात हो रहा है। कन्विक्शन रेट बढ़ाने की बात हो रही है। अमित शाह जी ने कहा है कि हम 98% तक कन्विक्शन रेट लेके जाएंगे, मतलब जल्द से जल्द केस को सॉल्व करने की कोशिश करी जाएगी। जनता के मन में ट्रस्ट को रिस्टोर किया करने की पूरी प्रयास किया जा रहा है, ये सब करके। तो ये कुछ कारण है जो गवर्नमेंट ने दिया है। अब फिलहाल ये बिल का क्या है, तो देखो अभी ये बिल आया है, ठीक है, ये बिल अब रेफर हुआ है किसको, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या करती है, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि जजेस हो गए, जनता हो गए, वकील हो गए, और भी लोग हो गए, सबके इनपुट लेगी। इनपुट लेने के बाद जो भी नए सजेशंस आएंगे, वो सजेशंस के साथ गवर्नमेंट को ये भेजा जाएगा, और फिर गवर्नमेंट चाहेगी तब उस बिल को आगे पास करा सकती है, और फिर वो एक्ट बन सकता है, और उसके बाद वो हमारे देश में आ सकता है। इसमें एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में इसको मतलब पास करने के लिए किस मेजॉरिटी की जरूरत है, तो जवाब है सिंपल मेजॉरिटी। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं मैं। गवर्नमेंट नीड ओनली सिंपल मेजॉरिटी। अब सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, ये थोड़ा गूगल करके नोट कर लेना, वरना किसी और सेशन में मैं आपको बता दूंगा। बट ये सिंपल, देखो ये इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये सब ऑलरेडी हमने किया हुआ है। आपने पॉलिटी भी पढ़ी होगी ना, तो वहां भी आपको बहुत सिंपल से बताते हैं जो कुछ मेजॉरिटीज चाहिए होती है। सिंपल मेजॉरिटी इज वन ऑफ देम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो सिंपल मेजॉरिटी की नीड है लोकसभा एंड राज्यसभा में इस बिल को पास करने के लिए एंड एक्ट बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? कोई डाउट है आप लोगों को इसमें? देखो अमित शाह जी ने जब इसको पेश किया तो कुछ बातें कही थी। अमर उजाला की ये पिक्चर है, मैं आपके साथ बता देता हूं। जैसे कि भगोड़ों के खिलाफ सख्त होगा कानून,
अपराध स्थल पर फॉरेंसिक टीम का जाना अनिवार्य होगा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मौत की सजा का होगा प्रावधान। देशद्रोह कानून होगा निरस्त, एडिशन की बात हो रही है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ बनेगा कानून। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के तय समय में मिलेगी मंजूरी। देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर अगर कोई केस करता है ना, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, एक प्रोसेस है, पर उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो वही बोला जा रहा है कि अब नहीं होगा ऐसा, एक फिक्स टाइम मिलेगा आपको, उसके अंदर जल्द से आपको परमिशन मिल जाएगी। तो ये कुछ बातें यहाँ पे इनके द्वारा कही। पहले देखिए, एक आर्टिकल आया है कि सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी रूलिंग फाइंड्स नो फ्लॉज इन 2016 डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस। तो आप लोगों को पता है कि 2016 में हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन आई थी और बीजेपी जो हमारी सरकार है उनके द्वारा इसको लाया गया था। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मैटर था जिसमें 5 मेंबर की बेंच बैठी थी और 4:1 में इसके फेवर में वर्डिक्ट आ गया है। क्या है ये पूरा मामला? उससे पहले देखिए, अभी क्लैट का जो पैटर्न हो चुका है ना, थोड़ा सा डायनेमिक हो चुका है और काफी अच्छे और कुछ खराब टाइप के क्वेश्चंस भी पूछते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में अपने को पढ़ना है करंट अफेयर। तो ये जो बेंच है ना, उससे पहले आप जानो कि केस का नाम क्या था। तो विवेक नारायण शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर 5 जजेस की जो बेंच बैठी थी उसमें जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, AS बोपाना, V रामसुब्रमण्यम, जस्टिस BV नागरत्ना, ये डिसेंटिंग ओपिनियन था इनका। तो इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनका डिसेंटिंग ओपिनियन का मतलब होता है कि चारों लोगों ने उसके फेवर में वर्डिक्ट दिया और ये जो थी इनका ऐसा मानना था कि ये गलत था। अब थोड़ा सा और आते हैं। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हमारे देश में लाया गया था। ये डेट भी ध्यान रखना। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, मैं लेमन लैंग्वेज में आपको बोलूं कि कोई करेंसी जो आपके यहाँ पे है उसको सरकार विड्रॉ कर लेती है, उसकी जगह कोई नई करेंसी ले आती है, और इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन वैसे बन सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन की इसमें से क्या सही डेफिनेशन है, 4-5 लिख देंगे, फिर आपसे पूछ लेंगे कौन सी गलत है, तो वो वाली चीज है, ठीक है। वॉज द फर्स्ट टाइम टू गवर्नमेंट इज डीमोनेटाइजेशन, जो हमारे देश में नवंबर 2016 में हुआ था, क्या ये ऐसा पहली बार हुआ था? इससे पहले कभी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन नहीं किया है? तो जवाब है गलत। इससे पहले भी हमारे देश में डीमोनेटाइजेशन जो है वो हो चुका है। कब हुआ है? 2 टाइम्स बिफोर 2016 डीमोनेटाइजेशन। पहला हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा 1946 में। कब किया था गाइस? 1946 में, जब RBI ने डीमोनेटाइज किया था 1000 और 10,000 के नोट्स। क्या आपको पता है कि इंडिया के पास 10,000 के नोट्स भी होते थे? अभी मैं आपको उसकी शक्ल भी दिखा देता हूं। तो ये देखिए हमारे 10,000 के नोट्स होते थे, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 10,000। तो ये हमारे देश के 10,000 के नोट्स होते थे। तो यहाँ पे पहली बार डीमोनेटाइजेशन जो है वो 1946 में देखा था। फिर क्या हुआ? डीमोनेटाइजेशन जो है ना, वो उस समय जब आपका 1946 में हुआ, फिर इन नोट्स को 1000, 5000 एंड 10,000 को री इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1954 में, एंड 1978 में मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट ने इन नोट्स को वापस डीमोनेटाइज कर दिया। मतलब पहले यहां पे खत्म हुआ, फिर यहां पे री इंट्रोड्यूस हो गया और यहां पे फिर से उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो 2 टाइम कौन से हुए आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, किस सेक्शन के तहत जो है RBI ने ये डीमोनेटाइजेशन की प्रोसेस जो है वो लाई थी? तो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जा रहा है, क्योंकि अभी जो हमारा पूरा मामला है ना कोर्ट के अंदर, वो इसी के ऊपर था कि क्या इसके तहत ये जो फैसला था सरकार का वो सही था या गलत था। तो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 ऑफ RBI एक्ट जो है, ये कहता है कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 है, वो ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट्स ऑफ एनी डीमोनेटाइजेशन इलीगल टेंडर आफ्टर अ रिकमेंडेशन फ्रॉम सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI। तो ये सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 जो है वो RBI एक्ट का कहता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है मेरा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये RBI आपका एक्ट है, ये कब आया था? ईयर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलिए, तो गाइज सबसे पहली यहां पे एक बात आ रही है कि क्या प्रिवेंटिंग एनिमल क्रूएल्टी इज अ ड्यूटी ऑफ अ स्टेट? क्या है जलीकट्टू, ये जानेंगे। क्या है ये प्रैक्टिस, ये जानेंगे। क्या है ये पूरा मामला, वो जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है ना,
मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं, आपको इससे इस खेल के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस जो है ना गाइस यही है। इसके अंदर होता क्या है, ये जो बैल है, ये बुल जो है, इसका जो ये हम्प है, इसको क्या बोलते हैं, हम्प। इस खेल के अंदर अगर आप इसके हम्प को पकड़ लेते हो तो फिर यहां पे देखने में ये मिलता है कि ये बैल जो है, ये बुल जो है, ये आपके अंडर में आ जाती है। ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज समझनी होगी कि इस बुल का पूरा कंट्रोल इस हम्प से होता है। ये बुल शांत हो जाती हैं अगर कोई इनके हम्प को पकड़ लेता है। ये खेल यही है। इसमें देखिए दो पार्टीज होती हैं। एक वो पार्टीज होती हैं जो इन बुल्स को प्रिपेयर करते हैं इस इवेंट के लिए, और वो इनको बिल्कुल हैवी बनाते हैं। इनके ऊपर काफी सारा आप कह सकते हो कि फिजिकली वायलेंस भी होता होगा, जिससे कि ये बुल इस कैपेसिटी में आती है कि आप जो है इनका जो भी इनका आक्रोश है या फिर कोई इनको जो पकड़ने की कोशिश करे तो जो ये बुल हैं उससे बच सकें, उस तरीके का इनको तैयार किया जाता है उन लोगों के द्वारा। दूसरे वो प्लेयर्स होते हैं जो इस गेम को खेलते हैं, और इनमें से जो जीतता है, अगर ये प्लेयर जीतता है तो ही इज द विनर, और अगर ये बुल जीतता है तो जिसने इस बुल को ट्रेन किया है या फिर जिसका ये बुल है, ही इज द विनर। तो ये बेसिक एक प्रैक्टिस है जल्लीकट्टू की जो हमारे देश में होती है साउथ साइड में। अब यहां पे क्या मामला है इस पे आते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 जजेस की जो बेंच थी, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था 2017 में, आई थिंक, अभी ईयर अपन देख लेंगे, एग्जैक्ट मुझे अभी क्लियर नहीं हो रहा, इसमें लिखा होगा। तो वर्डिक्ट दिया था कि तमिलनाडु के अंदर जो ये प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू होती है ये गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है और ये नहीं होनी चाहिए। तो जब ये पर्टिकुलरली आपका ये वर्डिक्ट दिया गया था तो हमें देखने में ये मिला था कि तमिलनाडु में ना काफी ज्यादा जो है इसके अगेंस्ट में वायलेंस हुआ था। मैं 2000 आपके सामने ना 17 बोल रहा था, लेकिन आई थिंक इन 2014 एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन, अ 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड जल्लीकट्टू इलेजिटिमेट। तो यहां पे मैं फिर इसको करेक्ट करता हूं, ये 5 जजेस की बेंच ना ये अभी सुनने वाली है। ठीक है, ये वर्डिक्ट अभी फिर से कोर्ट में है तो वो सुनने वाली है। मैं अभी इस पे आऊंगा कि अभी क्या कंटेक्स्ट है, पहले अपन पास्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस ए नागराजन केस के अंदर हमारी कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रैक्टिस होती है जल्लीकट्टू की ये इलेजिटिमेट है। लेकिन हुआ क्या, जब इतना ज्यादा लोगों के, क्योंकि लोगों के रिलीजियसली सेंटीमेंट हैं, कल्चरल सेंटीमेंट्स हैं, तो लोगों ने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू किया, जिसके चलते हुए देखने को यह मिला कि तमिलनाडु की सरकार एक अमेंडमेंट लेके आती है और उसके बाद इस स्पोर्ट्स को लेजिटिमेट करार देती है। ठीक है, अभी पहले देखो थोड़ी सी एक चीज जानो, हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ह्यूमंस को फंडामेंटल राइट दिया गया है लेकिन एनिमल्स को नहीं दिया गया है। एनिमल्स के राइट जो है ना आपको फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी में दिखते हैं, पर आपको एक डिफरेंस पता है ना, फंडामेंटल राइट्स आर इनफोर्सिएबल, मतलब अगर कोई उसको वायलेट करता है आप कोर्ट में जा सकते हो, लेकिन डीपीएसपी जो है या फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये इनफोर्सिएबल नहीं होती हैं, ये मतलब कंपल्सर नहीं होता है इसको फॉलो करने का। तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी एंड आर्टिकल 21 ये अभी तक तो जो है ना ये ह्यूमंस की बात करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए डीपीएसपी एंड एफडी में आपको मिलता है, ये मैंने आपको बताया है, बट ये अनफोर्सिबल ऑब्लिगेशन है। अब ये सारा मामला जो है ना वो इस एक्ट का है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, पीसीए एक्ट 1960। हमारे देश में एक एक्ट लाया था हमारी सरकार ने जिसका नाम था पीसीए एक्ट 1960। इसके अंदर एनिमल्स के ऊपर होने वाले जुल्मों को कम करने के लिए काफी सारे लॉज बनाए गए थे, लेकिन देयर वर सम एग्जेम्पशंस। पहला एग्जेम्पशन है कि भाई कुछ मेडिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, जैसे आप फ्रॉक्स के ऊपर देखते हो, रैट के ऊपर देखते हो, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज देखने को आपको मिलेगी कि ए नागराजन जो केस था, जो अभी हमने पहले डिस्कस किया है, जहां पे जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस को इलीगल बताया गया था, उसमें यह बोला था कि भैया ये जो प्रैक्टिस है दिस इज फॉरबिडन बाय द पीसीए एक्ट। और इवन कोर्ट यहां तक गई थी कि भैया जो 21 है अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो वो एनवायरमेंट एंड एनिमल्स पे भी आएगी, जो हमारा आर्टिकल 21 है। फिर क्या हुआ 2017 में, देखो मैं कंफ्यूज हो रहा था ना 2017 का केस, तो केस पहले का था 2017 में तमिलनाडु की सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया था इस पीसीए एक्ट के अंदर, और उन्होंने ये कहा था कि
इस पर्टिकुलर मामले से आपकी जल्लीकट्टू जो है वो एग्जेम्प्टेड है, या फिर इस पीसीए एक्ट से जल्लीकट्टू की प्रैक्टिस जो है वो एग्जेम्प्टेड है। आपको मैं एक बार बता दूं कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 टाइप की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ये वाला जो मैटर था ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में था, मतलब कि स्टेट सरकार भी इस पे लॉस बना सकती है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस पे डिटेल बता देता हूं। यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव इक्वल पावर्स टू मेक ऑन प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स क्रुएल्टी, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जो कि एंट्री 17 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं कि भाई बाद में जो है प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल मिल गया था, और 2017 के बाद ये प्रैक्टिस जो है वापस से तमिलनाडु में शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके बाद ए नागराजन केस जो है उसमें मैंने आपको बताया, कहा कि भाई डीपीएसपी 51 आर्टिकल सब क्लॉज जी इसका वायलेशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज का वायलेशन है। कोर्ट ने इवन ये भी कहा था कि आर्टिकल 21 एनवायरनमेंट की बात करता है तो उसमें एनिमल भी आ जाते हैं, यहां तक बात चली गई थी। लेकिन डायरेक्टली ये नहीं कहा था कि भाई जैसे राइट टू लाइफ ह्यूमन को है तो वैसे ही राइट टू लाइफ जो है वो एनिमल्स को भी मिलेगी, ये बात यहां पे ध्यान रखने वाली है। अब ये पूरा मामला है, पहले इस न्यूज पे बाद में आएंगे, पहले इसको ही समझते हैं। तो जल्लीकट्टू एक प्रैक्टिस है। अब यहां पे देखिए कल्चरल, रिलीजियस बिलीफ्स एज वेल आपके ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हो, और आप यहां पे कह सकते हो एनिमल राइट्स उनका वर्सेस है, मतलब एनिमल के पास क्या फंडामेंटल राइट 21 आना चाहिए या फिर ये जो कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिस है ये सही ठहरा देनी चाहिए। तो ये पूरा मसला जो है ना यहां अटका हुआ है। अभी क्या ये न्यूज में है तो उसको भी देख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अभी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, शायद 5 जजेस की है, ये कंफर्म कर लेना एक बार, ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, वो इस पे वर्डिक्ट डिलीवर करने वाली है कि जो ये प्रैक्टिस ऑफ जल्लीकट्टू है ये सही है कि नहीं है। इस वर्डिक्ट के बाद या तो जल्लीकट्टू का जो प्रैक्टिस है ये रहेगा या फिर ये प्रैक्टिस नहीं रहेगा। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको ना 360 डिग्री समझ में आया हो, और इसमें कुछ गलत सही मतलब सारी चीजें हैं, लोगों के इस पे अपने अपने बिलीव्स हो सकते हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना बिलीफ इससे रिगार्डिंग जो भी है जरूर बताइएगा। तो ठीक है, ये आर्टिकल नहीं आए जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो एडिटोरियल सेक्शन के अंदर। तो आज मैंने दूसरे न्यूज़पेपर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस और आपका प्रिंट से 2 आर्टिकल्स लिए हैं, फिर द हिंदू की जो कुछ आज की न्यूज थी वो हमने डिस्कस करी है। देखो आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं ना, मैं आपको बता देता हूं। पहला तो है सीजीएम कोलोजियम सिस्टम वर्सेस जो है सीजीएम वर्सेस गवर्नमेंट जो अभी चल रहा है, एक ये देखेंगे। दूसरा ना अभी क्राउड मैनेजमेंट पे एक आर्टिकल देखेंगे। आप अभी कुछ दिन में काफी बार आपने पढ़ा होगा कि स्टैम्पीड की वजह से काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, तो वो हम जानेंगे। ठीक है, फिर तीसरी हम जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आज की हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कोलोजियम सिस्टम वर्सेस गवर्नमेंट एक अभी टसल चल रहा है। तो ये पूरा मैटर क्या है ये हम आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले तो देखो मैं आपको उसका कंटेक्स्ट दे देता हूं। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले ना आपने सुना होगा कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ना सरकार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने ये बात स्पष्ट शब्दों में कही थी कि सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम सिस्टम के अंदर सरकार का भी एक मत होना चाहिए, मतलब सरकार का भी कोई ना कोई रोल होना चाहिए। अभी कोलेजियम सिस्टम कैसे वर्क करता है देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज प्लस अदर जो 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लस अदर 4 सीनियर जजेस का मिलके जो है वो कोलेजियम सिस्टम बनता है। ठीक है, इनके द्वारा सरकार को नाम रिकमेंड किया जाता है और सरकार को इनके नाम रिकमेंडेशन को आगे प्रेसिडेंट के थ्रू अप्रूवल के बाद अपॉइंट करना होता है। यहां पे सरकार चाहे तो एक बार ये कह सकती है कि भाई कोई नाम उन्हें पसंद नहीं आया है तो वो कोलेजियम सिस्टम को बोलेगी कि आप इसको रिकंसीडर करिए। बट अगर कोलेजियम सिस्टम ने फिर से उस नाम को आगे फॉरवर्ड कर दिया तब सरकार कुछ नहीं कर सकती है, उनको उस नाम के साथ आगे बढ़ना होगा। तो फिलहाल कोलेजियम सिस्टम ये है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मैटर पे क्या कहता है तो देखिए आर्टिकल 124 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहीं ना कहीं इस बात को बताता है, सुप्रीम कोर्ट से डील करता है। तो चलिए इसको भी देखते हैं। एक बार मैं आप लोगों की स्क्रीन सही कर दूं। हाँ ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आर्टिकल 124 को मैं रीड कर देता हूं, आपको उसी से चीजें क्लियर हो जाएंगी।
देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अंटिल पार्लियामेंट बाय लॉ प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर ऑफ मोर देन 7 अदर जजेस। तो ये देखो क्यों 7 लिखा हुआ है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना तब बेंच की स्ट्रेंथ ये होती थी, आज की डेट में कितनी है कमेंट सेक्शन में बताओ। दूसरा यहां पे ये लिखा हुआ है कि एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर। यहां पे ये वर्ड बहुत बड़ा है, कंसल्टेशन, और ये वर्ड अभी आगे आपको समझ में आएगा कि क्यों इतना बड़ा है। यहां पे कहने का मतलब ये है कि भाई प्रेसिडेंट को कंसल्टेशन के साथ अपॉइंटमेंट करनी है, ये बात लिखी हुई है। बट इस कंसल्टेशन वर्ड को ना बहुत अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया गया है। अब इसी को लेके सारा बवाल है। यहां पे कुछ लोग कहते हैं कि जो कंसल्टेशन का मतलब है वो सिर्फ ये है कि भाई आपको पूछना है, बट आप बाध्य नहीं हो जाते हो, प्रेसिडेंट बाध्य नहीं हो जाता है, गवर्नमेंट बाध्य नहीं हो जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिकमेंडेशन से। वहीं कुछ लोग कहते हैं कंसल्टेशन का मतलब है कि भाई वो जो कह रहे हैं वही सुनना है। अब इस मैटर को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो 1950 जब से हमारा देश आजाद हुआ था तब से हो क्या रहा था, तब से ये हो रहा था कि भाई सरकार जो है वो आपकी पूछती कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, और कुछ नाम जो आते वो सुनती, लेकिन सरकार को जो फाइनली नाम सही लगते वो उन नाम को अपॉइंट कर देती। इसके बाद 1981 में फर्स्ट जज केस आया। क्या नाम आया? फर्स्ट जज केस। इस केस का नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, फर्स्ट जज केस आया जिसका नाम है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1981 का ये केस था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कंसल्टेशन वर्ड है ना आर्टिकल 124 में, इसका मीनिंग बस पूछना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उस रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट बाइंड हो जाती है। फिर देखिए क्या हुआ, 1993 में सेकंड जज केस आया जिसका दूसरा नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1993 केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक नया कहानी लेके आती है या नई स्टोरी क्रिएट होती है। कहानी इन द सेंस कि एक नई चीज आती है, एक नई थ्योरी आती है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कंसल्टेशन का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगी वो आपको इनडायरेक्टली मानना पड़ेगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग CGI +3 था या 2 था, ये चेक कर लेना। आई थिंक 2 था। CGI +2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो जो नाम रिकमेंड करेंगे वो नाम कहीं ना कहीं बाइंड हो जाएंगे गवर्नमेंट पे, और गवर्नमेंट को उन नाम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिर देखिए क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने 1998 में आपकी कोर्ट से फिर से रिकमेंडेशन मांगी, पूछा कि भाई क्या आपको क्या लगता है, आपका क्या ओपिनियन है। तो थर्ड जज केस के अंदर जो है यहां पे आया कि CGI +4 अदर सीनियर जज। मैंने क्या बोला, यहां पे CGI +2 था या 3 था, चेक कर लेना, वैसे 99% 2 था। फिर 1998 में यहां पे बोला गया CGI +4 अदर जज जो हैं ये जो नाम रिकमेंड करेंगे वो नाम गवर्नमेंट पे बाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2015 में क्या होता है, बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है, और वो लोग ये सोचते हैं कि चलो ये सही समय है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जो काइंड ऑफ एक कह सकते हो कि कोलिजियम सिस्टम की आपस में ही डिसाइड हो जाता है कि कौन जज बनेगा क्या बनेगा, इसको खत्म करते हैं और स्थापना करी जाती है किसकी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, NJAC की स्थापना होती है। अब NJAC कैसे आती है, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके बाद NJAC की स्थापना करी गई थी। पर जैसे ही NJAC आया था, फोर्थ जज केस के अंदर जो 2015 में ही था, उसी में सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था, NJAC को स्ट्रक डाउन कर दिया था। देखो NJAC भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो NJAC क्या है ये मैंने आपको बताया। थोड़ा सा पहले NJAC के बारे में जान लेते हैं, फिर वापस से आ जाएंगे टॉपिक के ऊपर। कंपोजिशन ऑफ NJAC, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, ये कहा गया था। 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक्स ऑफिशियो का मतलब चाहे वो कोई भी हो, ये फिक्स रहेगी ये पोस्ट। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि बंदे के नाम से मतलब नहीं है, वो पोस्ट से जो भी वो 2 सीनियर जज होंगे वो वहां पे आ जाएंगे। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एज एक्स ऑफिशियो मेंबर। फिर यहां पे
2 eminent person from civil society to be nominated by a committee consisting of the Chief Justice of India, Prime Minister of India, and the leader of opposition in the Lok Sabha. One of the eminent person to be nominated from SC, ST, OBC, minorities and women. तो ये NJAC की स्थापना करने की बात करी थी, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया. इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में स्ट्रक डाउन कर दिया. उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब ना हमारी इंडिपेंडेंस है और आप जो है उसके ऊपर इंटरफेयर नहीं कर सकते हो. तो ये चीज हमने समझी. अभी देखो प्रेजेंट में क्या मैटर है. प्रेजेंट में देखो मैटर मैंने आपको बताया कि हमारे लॉ मिनिस्टर ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ से होना चाहिए. जो भी जजेस आप सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर रहे हो, सिर्फ यही नहीं है, देखो और भी प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि अभी ना कोलेजियम सिस्टम ने गवर्नमेंट को कुछ नाम भेजे हुए हैं जो उनको अपॉइंट करने हैं, और यहां तक चल रहा है कि हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे अगर आप इन नाम को आगे नहीं बढ़ाओगे. देखो मैंने क्या बताया था, कोलेजियम सिस्टम अगर कोई नाम सरकार के पास भेज देती, सरकार के पास क्या ऑप्शन है, आप आपस से रिकंसीडर कर लो कोलेजियम सिस्टम. बट अगर कोलेजियम सिस्टम उस नाम को रिकंसीडर करके भी वही नाम भेज देती है तो सरकार को उन बंदों को अपॉइंट करना ही पड़ेगा. सरकार यहां पे बहुत सारी सरकार, ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी गवर्नमेंट ये कर रही है, पहले की भी गवर्नमेंट ये करती थी कि जब उनको कोई नाम सही नहीं लगते थे तो वो प्रोसेस को डिले कर देती थी, अपॉइंटमेंट ही नहीं करती थी. तब तक वो सामने वाले बंदे रिटायर भी हो जाते थे बहुत सारे. तो यहां पे सरकार को अभी डांट भी पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की कि आप नाम के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो. तो ये 2-3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से अभी ये बहुत न्यूज में है. और द हिंदू ने इसको कवर नहीं किया था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में डिटेल में कवर था, तो आज हमने इसको देखा. अब आप ये बोलोगे कि सर आप ये कह रहे हो कोलेजियम सिस्टम को चेंज कर दिया जाए, बट इसको क्यों कर दिया जाए? कल को सरकार इंटरफेयर करेगी तो फिर वो उनकी मनमानी से आएगा, फिर जजेस तो उनकी मनमानी से चलेंगे. तो देखो ये बात नहीं है कि सरकार को इंडिपेंडेंस दे दी जाए जजेस बनाने के लिए, लेकिन ये जरूरी है कि गवर्नमेंट कौन है, वो जनता की रिप्रेजेंटेटिव है, उनका भी उसमें से होना चाहिए. आप ऐसी बहुत बार चीजें न्यूज में पढ़ोगे, इसको इस हेडिंग को पढ़ लो, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा 27 जजों में से 6 के पिता भी रह चुके हैं जज. ये तो पास्ट की एक न्यूज है, बहुत पुरानी. आप अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की लिस्ट खोलेंगे ना, आपको बहुत बार ऐसा देखने को मिलेगा कि या तो उनमें से जजेस के फादर जज थे, या जो बच्चे हैं उनके फादर बहुत एमिनेंट लॉयर्स थे, या बहुत बड़े बड़े लॉयर जो जज बन जाते हैं. तो ये जो चीज है ना, ये काफी क्वेश्चन में आती है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड ऑटोक्रेटिक है, अपने मर्जी से चल रहा है. मतलब ये तथ्य दिए जाते हैं जो लोग ये कहते हैं कि कोलेजियम सिस्टम गलत है. पहला ये बोला जाता है कि असंवैधानिक है, अपने मर्जी से कर रहे हैं. अनडेमोक्रेटिक है, जनता का जो रिप्रेजेंटेटिव उनका कोई से ही नहीं है. ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो वो डिसाइड कर देते हैं अपने हिसाब से डिसाइड कर देते हैं. नेपोटिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है. सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, किसी भी एक्ट के पीछे जो ईयर लगा होता है, इसका मतलब ये होता है कि इस ईयर के अंदर वो एक्ट जो है वो आया है, ठीक है. अब हम बात करते हैं पॉक्सो एक्ट एंड द एज ऑफ कंसेंट. देखिए हमारे देश का जो कानून है, जो पॉक्सो एक्ट है, वो ये कहता है कि अगर किसी इंसान ने किसी 18 से कम वाले के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट बनाने की कोशिश करी या फिर उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करी तो वो गैर कानूनी है और उसको सजा मिलेगी. यहां पे ये इंसान मेल भी हो सकता है, कोई अडल्ट मेल किसी फीमेल माइनर के साथ ये चीज करे, या फिर यहां पे आप देख सकते हो कि ये अपोजिट भी हो सकता है कि कोई अडल्ट वुमेन किसी माइनर बॉय के साथ ये चीज करे, ठीक है, मेल के साथ ये चीज करे. तो ये पहले तो बेसिक आपको समझना होगा कि पॉक्सो एक्ट करता क्या है. तो देखिए अकॉर्डिंग टू द पॉक्सो एक्ट, अ पर्सन who has sexual contact with someone under the age of 18 is said to have committed statutory rape irrespective of the consent. मतलब यहां पे कंसेंट का कोई मतलब नहीं है. अगर आप ये बोलो कि भाई मैंने उसके कंसेंट से किया था तो ये गलत है. आपका 18 से कम में ये रूल ही नहीं लागू होता है. इसके बाद द टू पीपल अंडर द एज ऑफ 18 हैव सेक्स, इट इज कंसीडर्ड एज रेप इवन इफ इट इज कॉन्सेंसुअल. मतलब अगर मर्जी से भी हो रहा है तब भी वो उसी कैटेगरी में आएगा, ठीक है. देखो इसके हमने काफी सारे प्रॉब्लम्स भी देखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं. आज एक एडिटोरियल आया हुआ है. कंटेक्स्ट क्या है? जजिंग अ डिकेड ऑफ द पॉक्सो एक्ट. पॉक्सो एक्ट को काफी समय हो चुका है. पॉक्सो एक्ट अभी न्यूज में क्यों है? हमने कुछ दिन पहले एक मामला देखा था
कि मुस्लिम रिलीजन में जो अंडर 18 शादी कर दी जाती है फिर वो लीगल कैसे है। सिर्फ वही नहीं है, बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है, वहां पे 18 से कम में शादी कर दी जाती है या लोग भाग के शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद दिक्कत होती है, पॉक्सो एक्ट और बहुत सारे एक्ट लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे थोड़ा सा इसको समझते हैं। क्या पहले तो कोई चीज लिखा हुआ है कि कैन ए वुमेन बी अक्यूज्ड अंडर पॉक्सो एक्ट, तो जवाब है बिल्कुल, एक वुमेन भी पॉक्सो एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट करी जा सकती है। सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन हो गया, 2012 में पॉक्सो एक्ट आया था। ठीक है, क्या काम था इसका? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, पोर्नोग्राफी। इट अप्लाइज टू द चिल्ड्रन ऑफ बोथ सेक्सेस बिलो द एज ऑफ 18, बोथ मैन एंड वुमेन कैन बी ऑफेंडर अंडर पॉक्सो। ठीक है, द लॉ एक 2019 में इसमें अमेंडमेंट भी आया था। वो क्या आया था? पनिशमेंट जो है ना वो और स्टैग्नेंट कर दी थी, मतलब और टफ टाइप की कर दी थी कि भाई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में देखने को ना मिले, लोगों को डर लगे और चाइल्ड अब्यूज रुक सके। एज मच एज द लॉ ऑफ कंट्री, ठीक है यार, ये तो वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, कुछ इसमें ऐसा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अभी रिसेंटली देखो क्या हुआ था। It was the proviso that the Dharwad bench of the High Court of Karnataka invoked as it urged the Law Commission of India to have a rethink on the criteria for age of consent, taking into the consideration the ground realities। देखो मैं आपको एक चीज बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ। अब ना वो कंडीशन नहीं है जो आज से 10 साल पहले बच्चों की होती थी। मैं आपको इसके पीछे एक रीजन देता हूँ। अगर मैं मतलब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलूँ ना, तो आज की डेट में बच्चे जवान जल्दी होते हैं। आज की डेट में आप देखते हो कि मोबाइल फोन और इस तरीके की चीजें बच्चों के पास बहुत जल्दी से अवेलेबल है, और उसके बाद आज की डेट में 10th 9th 8th में बाबू सोना एंड ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। अभी रिसेंटली आपने की इमेज देखी हो कि काफी वायरल हो रही है, ये हमारे लखनऊ का ही इंसिडेंट है, लेकिन आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि द गर्ल इज माइनर। तो कहने का मतलब ये है कि ये आज की डेट में ना एक अपने आप में बहुत बड़ा बवाल हो चुका है कि भाई जो एज है ये 18 एज जो है ये सही है कि नहीं है। क्योंकि एज ए ह्यूमन अगर आप इस चीज को देखें, एज ए नॉर्मल पर्सन इस चीज को देखें, तो आप ये भी देखते हैं कि बच्चे जो हैं 14-15 की एज में काफी मैच्योर आज की डेट में हो जा रहे हैं और उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। दे आर अवेयर ऑफ एवरीथिंग बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन, और जो फ्रीडम उनको अपने पेरेंट्स से मिलती है, जिस तरीके से कम्युनिकेट अपने पेरेंट्स से कर सकते हैं, सारी चीजें हैं, मतलब धीरे धीरे चीजें जो हैं वो बढ़ रही हैं, सुधार हो रहा है। तो इसमें ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार ये जो 18 की आपने एज बना रखी है, 18th बोल रहा हूं, 18 की आपने एज बना रखी है, इसको रीथिंक करिए। लॉ कमीशन ने भी इसके ऊपर पहले पार्लियामेंट से कहा हुआ है कि आप इसको रीथिंक करिए कि पॉक्सो में 18 ही डालेंगे क्या, थोड़ा कम कर भी सकते हैं, जिससे कि बहुत सारे लोग प्रोसिक्यूट हो रहे हैं वो ना हो। आपको कुछ दिन पहले का एक न्यूज याद होगा, मैंने डिस्कस भी किया था कि कोर्ट के अंदर मैटर गया था, कोई हाई कोर्ट थी, मुझे वो याद नहीं आ रहा कौन सी हाई कोर्ट थी, साउथ में ही कोई हाई कोर्ट थी। उसमें जो नाबालिग लड़की थी उसने एक 18+ के मैन के साथ शादी करी थी भाग के, बट ऐसी शादी वैलिड नहीं है, पॉक्सो लग गया उस बंदे के ऊपर। अब कोर्ट में जब मैटर गया ना, तो वो लड़की बोली कि भाई मैं प्रेग्नेंट हूं, मैं अपने मर्जी से गई थी, मैं इस बंदे के साथ गई थी, अब आप इसको जेल भेज देंगे तो मेरी लाइफ तो वैसे भी तबाह हो रही है और हो जाएगी, है ना, बिकॉज शी इज गोइंग टू बी द मदर, और विदाउट फादर वो बच्चे का क्या परवरिश होगी। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें देखने को मिलती हैं, एंड आई थिंक कोर्ट ने फिर उनको दोनों को उस बंदे को बरी भी कर दिया था। क्योंकि होता क्या ना, ऐसे सिचुएशन में किडनैपिंग, पॉक्सो, ये सारे चार्जेस जो हैं फैमिली लगवा देती है, 18 के से कम में महिलाएं होती हैं। इसमें बहुत सारे स्कैम भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं लॉ फील्ड से हूं तो हम लोगों को ये चीज देखने को मिलती है, काफी सुनने को मिलती है। जब मैं इंटर्नशिप करता था अपने कॉलेज के से द्वारा, कॉलेज में जब मैं था तब भी ये चीज देखने को मिलती थी कि यार ऑनलाइन स्कैम होता है। मतलब पहले वो आपसे बातें करते हैं लोग, और हनी ट्रैप बोल सकते हो कि भाई बातें करते हैं, वो मेजर ही बताते हैं एज, और फिर जब ये सब चीजें हो जाती हैं, आप फिजिकल कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश कर लेते हो, तब बताया जाता है, धमकी दी जाती है कि मैं माइनर हूं, मैं आपके अगेंस्ट में केस कर दूंगी, ये वो। तो ये सब एक्चुअल में सिचुएशन है, और वाइस वर्सा भी है, गर्ल्स के साथ भी हो रहा है, बॉयज के साथ भी हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए कुछ करना चाहिए, और उसी की वजह से पॉक्सो एक्ट जो है वो काफी अभी न्यूज में चल रहा है। द एक्ट वॉज अमेंडेड इन 2019 टू मेक प्रोविजन फॉर, ये मैंने आपको बता ही दिया है। आज द हिंदू में आया हुआ है रिलेटेड टू आपका केशव नंदा भारती केस।
एक्चुअली देखो ना, ये वाला जो आर्टिकल है ना, ये पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि भाई देखो, आज की डेट में जो सरकारें हैं ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर को हनन करने में लगी हुई हैं। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया कोलोजियम के लिए इतनी परेशानी हो रही है और भी चीजों को। तो इन्होंने, क्योंकि केशवानंद भारती केस एक अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को लाने वाला सबसे बड़ा केस है, तो उसी के बारे में यहाँ पे काफी बातचीत हुई है। तो आज के सेशन में हम केशवानंद भारती केस समझेंगे। किसी और दिन अगर इस तरीके कोई टॉपिक आएगा तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक पूरा आपका कॉन्स्टी का टॉपिक होता है, वो हम उसमें समझ लेंगे, ठीक है। तो आज अपन पहले केशवानंद भारती केस देखते हैं। तो ये हैं आपके केशवानंद भारती जी। पिछले कुछ लास्ट टू लास्ट ईयर इनका देहांत भी हुआ है। इन्हीं के द्वारा एक केस फाइल किया गया था जो अपने आप में एक इतिहास बन गया है, जिसको हम केशवानंद भारती केस के नाम से जानते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन केस के नाम से जानते हैं। और भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर कोई एक ऐसा केस आया था जिसने बहुत कुछ हमारे संविधान को दिया है, वो यही केस है। वैसे आपको मैं एक फैक्ट वाली बात बता दूं जो आपको जल्दी पढ़ने को नहीं मिलता है कहीं। जब केशवानंद भारती केस का वर्डिक्ट दिया गया था ना कोर्ट के द्वारा, उसके बाद देखने में यह आया था कि जो सीनियर मोस्ट जजेस थे, जिन्होंने उस बेंच में बैठ के जजमेंट दिया था, उनको बाईपास करके नीचे लोअर जज जो सीनियरिटी में थे उनको चीफ जस्टिस बना दिया गया था। और उसके बाद वो जो 3 जजेस थे जिनको बाईपास किया गया था, उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। ये एक मतलब अपने आप में बहुत उस समय की गवर्नमेंट वर्सेस कोर्ट का टसल दिखाता है, लेकिन ये हुआ था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं केशवानंद भारती। कौन है ये? बॉर्न इन 1940, केशवानंद भारती वॉज द हेड टू द एडनीर मठ, अ हिंदू मॉनेस्ट्री इन कासरगोड केरला, who challenged the Constitution 29th Amendment Act 1972, जिसने ये कहा था कि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1963 जो है ये 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाएगा। 9th शेड्यूल क्या हो गया था? 9th शेड्यूल में ये हो जाता था कि भैया कोई भी चीज इसमें डाल दी गई तो ये कोर्ट के परव्यू से बाहर है, कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है। तो 9th शेड्यूल ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय फर्स्ट अमेंडमेंट in 1951 along with the article 31B to provide a protective umbrella to land reforms law in order to prevent them from being challenged in a court। देखो लैंड रिफॉर्म्स लॉ से प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये किया था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की तरह हटाया था, वो काफी हद तक उस समय के हिसाब से जरूरी भी था, क्योंकि देखो सरकारों को डेवलपमेंट करना था। लेकिन अब कोई आदमी अड़ जाए कि भाई मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा सरकार को, तब क्या? तो ये सब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो चलो वो किया, वो समझ में आता है, लेकिन बाद में जो चीजें अलग लेवल पे चली गई ना, 9th शेड्यूल बना के ये वो, तो वो गलत हो गया था। फिर देखिए क्या हुआ। ही आर्ग्यूड दैट द एक्शन वायलेटेड हिज फंडामेंटल राइट टू रिलीजन, आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ रिलीजन डिनोमिनेशन, आर्टिकल 26, एंड राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31। राइट टू प्रॉपर्टी नाउ इज अ लीगल राइट। तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में क्या हुआ था? एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिसमें यह डिसाइड हुआ था स्पेशल बेंच के द्वारा। 13 जजेस की ये बेंच थी, इतिहास में सबसे बड़ी जज की बेंच बैठी थी, जिन्होंने 7:6 मतलब 7 लोग फेवर में और 6 लोग इस अगेंस्ट में आए थे 24 अप्रैल 1973 को कि आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड द पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू चैलेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये कहा था इस केस के अंदर, अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर जब चैप्टर पढ़ेंगे ना तब ये चीज और क्लियर होगी, मैं आपको तब भी थोड़ा बता देता हूं। इसमें यह कहा गया था कि भाई तुम्हें अमेंडमेंट लाना है तुम लाओ, तुम्हें जो चेंज करना है करो, तुम 368 से जो चेंज करना चाहो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं कर सकते हो। अब कोर्ट यहां पे खेल गई कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ना, ये हम बताएंगे समय समय पे। आज भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइन नहीं मिलने वाला है, इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अपने वेरियस जजमेंट के थ्रू धीरे धीरे बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट इवॉल्व किए हैं कि भाई ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है, फलाना बेसिक स्ट्रक्चर है, तो ये चीजें हैं। तो ये एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हो ना कि कोर्ट के पास बहुत बड़ी पावर जो है इस केस के थ्रू मिल गई थी कि कोर्ट आज की डेट में बेसिक स्ट्रक्चर कुछ फिक्स चीज तो है नहीं, अपने हिसाब से जो उनको सही लगता है वो बेसिक स्ट्रक्चर बता के बहुत सारे लॉस को वायलेट गलत बता देती है। जैसे कि एनजेईसी के बारे में हमने कल देखा, तो वो यही तो था, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है, पर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है तो कोर्ट जानती है, तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। तो द कोर्ट propound what has come to be known as the basic structure of the constitution which could not be abrogated even by a constitutional amendment। Hey everyone, welcome to Clat Point। चलिए डिस्कस करते हैं 27 Jan 2023 का द हिंदू न्यूज डिस्कशन।
एक अभी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जिन्होंने सबरीमाला केस में डिसेंट ओपिनियन दिया था, मतलब इनका ये कहना था कि वुमेन की एंट्री नहीं देनी चाहिए क्योंकि लोगों के रिलीजियस सेंटीमेंट हैं, बट रिसेंटली अभी ये जो है ना, ये विजिट करने खुद चली गई है वहां पे, तो काफी न्यूज में फिर इसका आर्टिकल्स को पब्लिश किया जा रहा था। तो आज हम पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग किस तरीके से सबरीमाला वर्डिक्ट था, क्या था ये पूरी कहानी। फिर आज के सेशन में मैं आपको आज के न्यूज़पेपर को लेते हुए ये बताऊंगा कि कैसे आप द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू। अब आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबरीमाला केस, अभी बहुत न्यूज में है। न्यूज में क्यों है पहले मैं आप पे ये बता देता हूं। देखो, लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का 4:1 का जजमेंट आया था कि महिलाओं को 10 से 50 के एज में भी एंट्री दी जाए। चलो पहले अभी क्या हो रहा है ना उसको हटाओ, पहले हम सबरीमाला केस जानते हैं, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट समझाऊंगा। सबरीमाला टेम्पल केस, इसका नाम है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ केरला। 2018 का ये केस था। इसमें 4:1 के वर्डिक्ट आया था। 4:1 में क्या कौन कौन से जज थे? हमारे ये 5 जज थे इसके अंदर। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस RF नरीमान, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस, इनका नाम बताइए, इन्हीं का डिसेंट ओपिनियन था। इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, ठीक है? आई से है जस्टिस, पूरा नाम बताइए, ठीक है? अब क्या हुआ था, इस 5 जजेस की बेंच ने 4:1 के मेजॉरिटी में ये वर्डिक्ट दिया था। 4:1 के नंबर में ये वर्डिक्ट दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ये देखा था कि जस्ट अ सेकंड गाइस यार, ठीक है, सॉरी फॉर द ट्रबल। सुप्रीम कोर्ट का फोन था, मतलब मम्मी का फोन था, जिम्मेदारी का नहीं, ठीक है? चलो, हाँ, तो 5 जज की बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया था। 4:1 की मेजॉरिटी में वर्डिक्ट दिया गया। मामला क्या था? मामला ये था कि 10 से 50 इयर्स की महिलाओं को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? मेन ये है कि मतलब जो माना जाता है कि ये जो एज कैटेगरी है, इसमें वुमेन जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनको होता है, इस वजह से एक मेन रीजन ये है, ठीक है? तो अब ये सिर्फ आपको ना सबरीमाला टेम्पल में नहीं दिखेगा। ये सब मतलब ये सब चीजें जो हैं, इस तरीके की धारणाएं जो हैं, इंडिया में आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलेगी। इवन कहीं कहीं पे आप घरों में भी ये चीज देखते हैं कि भाई जब वुमेन्स जब अपने मेंस्ट्रुएशंस पे रहती हैं तो उस समय उनको टेम्पल नहीं जाने दिया जाता है, या घरों में कुछ खाना पीना नहीं छोड़ने दिया जाता है। ऐसे होता है, ऐसा एक्चुअली में सोसाइटी में आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जो कि एक मतलब गलत चीज है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बट ऐसी चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। तो 4:1 के वर्डिक्ट में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भैया 10 से 50 इयर्स की महिलाएं भी जो हैं इसके अंदर एंट्री कर सकती हैं। ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट क्या था कि द इशू ऑफ एंट्री ऑफ वुमेन, ये सिर्फ सबरीमाला तक नहीं है, ये और मंदिर, मॉस्क, अगियारी, बहुत जगहों पे है। और मैटर को लार्जर बेंच पे जब रिफर किया गया था बाद में, तो उसमें ये सारी बातों को भी लेके सुना गया था। इसके बाद ये बोला गया था कि भैया देखिए, religious beliefs as being integral part of the religion by virtue of Article 25 of the Constitution of India। तो यहाँ पे ये बोला गया था, देखिए, both sections of the same religious group have a right to freely profess, practice and propagate their religious beliefs as being integral part of the religion by virtue of Article 25 of the Constitution of India। मतलब देखो, यहाँ पे जो लोग कह रहे थे ना कि एंट्री नहीं देनी चाहिए, या फिर जो भी इस तरीके की सोसाइटी के अंदर बना हुआ है ट्रेडिशन, जो भी उसको फॉलो करते हैं, तो वो यही बोलते हैं ना, राइट टू रिलीजन है भाई, हम अपने तरीके से अपने उसको प्रोफेस कर सकते हैं, क्यों कोई इंटरफेयर कर रहा है, हमारी जैसी मर्जी है। तो वो वाली चीज यहाँ पे क्वेश्चन में थी। तो ये देखो, इसमें टाइमलाइन है। 1991 में केरला हाई कोर्ट ने इस नियम को अपहोल्ड किया था, मतलब सही ठहराया था कि ठीक है 10 से 50 की महिलाएं इसमें एंट्री नहीं करेंगी। 2008 में मैटर थोड़ा सा आया। 2006 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL आई, और उसमें ये देखा गया कि PIL फाइल्ड विद सुप्रीम कोर्ट कंटेंट्स दैट नॉट अलाउइंग वुमेन टू नॉट वर्शिप इन सबरीमाला वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी। ठीक है, यहाँ पे देखो 2006 भी था। इतना ये देखो टाइमलाइन काम की नहीं है, पढ़ लेना। 2006, फिर 2008, फिर 2016, सितंबर 2018 में फाइनली वर्डिक्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है वुमेन इनटू द सबरीमाला टेम्पल इन केरला। ठीक है, इसमें जो डिसेंट ओपिनियन था वो भी एक महिला थी, जिन्होंने ये बोला था कि पीपल हैव देयर रिलीजियस बिलीव्स
एंड लेट देम फॉलो देम, और इसमें वुमेन की एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो वो भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, उसका लोगों ने फेवर भी किया था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस कल्चरल डायमेंशन। द केस हैज कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज कल्चरल डायमेंशन, मतलब कि भाई लोगों का अपना कल्चरल रिलीजियस बिलीफ है वो ऊपर रखा जाएगा, कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की बात करता है, अनटचेबिलिटी टाइप की चीज अबॉलिश करने की बात करता है, वो प्रायर होगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में दी, ठीक है। देखो जो लोग ये बोलते थे कि सबरीमाला में रीजनिंग क्या दी जाती थी, देखो पहले ना हिंदू रिलीजन में गॉड हनुमान जी की जो पूजा है उसमें ऐसा बोला जाता था कि महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, अब तो सब रखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये बोला जाता था कि जो गॉड है सबरीमाला के अंदर, तो वो जो है नास्तिक ब्रह्मचारी हैं, और वो ये नहीं चाहते थे, नास्तिक बोल दिया मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नैस्तिका ब्रह्मचारी हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी वुमेन उनके आसपास आए, और वहां पे अगर वुमेन उस एज की उनके पास जा रही हैं तो फिर ये उनका अपमान होगा, ठीक है। तो इसको अपहोल्ड किया था केरला हाई कोर्ट ने। और इसमें कुछ है, फिर ये बोला जाता है कि भैया ऐसा थोड़ा कि वुमेन्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, 10 से कम तो कर ही रहे हैं, 50 से ज्यादा करे जा रहे हैं, जो उसके फेवर में बोलते हैं। द रिस्ट्रिक्शन फाइंड इट सोर्स इन द लीजेंड दैट द सबरीमाला टेम्पल डीटी स्वामी अयप्पा, जो गॉड है वहां पे, इज अ नैस्तिका ब्रह्मचारी एंड शुड नॉट बी डिस्टर्ब, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इन कर्टेल्स हर रिलीजियस फ्रीडम अश्योर्ड बाय it curtails her religious freedom assured by Article 25 subclause 1, provision of women's entry to shrines only on the basis of women and womanhood and the biological feature associated with women and is derogatory to women, which Article 51A subclause E aims to renounce. The classification based on age is an act of discrimination based on sex. तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें हैं, पर एक ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसको लोग अलग में भी यूज करते हैं। जैसे ये तो वुमेन्स के फेवर में कि भाई उनका भी राइट टू रिलीजन है ना, वही पूजा करना चाहती हैं, बट देन देयर इज ऑल्सो अ कंटेंशन कि भाई राइट टू रिलीजन उन श्रद्धालुओं का भी तो है जिनकी उनसे श्रद्धा जुड़ी हुई है कि भाई वुमेन्स की एंट्री नहीं आनी चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने आपको पीछे कुछ और बोला था, वो दोनों फेवर में ये बातें बोली जाती हैं, ठीक है। बाकी ये है जैसे कि हमारा आर्टिकल 51AE है, वो वुमेन की रेस्पेक्ट एंड डेरोगेशन से बचाने की ये सब बातें करता है। इसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकते हैं। बताओ, थोड़े से सोच के देखो तुरंत दिमाग में कि कौन से हो सकते हैं। मैंने नाम भी बोला था, इक्वालिटी हो गया है ना, डिस्क्रिमिनेशन वाला हो गया, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक। अब ये न्यूज में क्यों था, अब इस पे आ जाता हूं मैं आपके सामने। देखो न्यूज में ये था कि अभी ना सबरीमाला टेम्पल में एक पर्टिकुलर मंथ के टाइम पे श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, ज्यादा जब भीड़ होती है, वैष्णो देवी में आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा भीड़ होती है, तो सबरीमाला में अब ये जो समय है ना, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो पुलिस कर्मियों को रास्ते के लिए, मतलब कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे ड्यूटी करनी है, उनको एक हैंडबुक दी गई थी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे। उन हैंडबुक के अंदर एक चीज ये भी लिखी थी कि अब हर टाइप की महिलाओं को पूजा करने की आजादी है बाय द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ 2018। इसका मतलब कि 10 से 50 के जो एज ग्रुप में भी महिलाएं हैं उनको भी इसमें एंट्री देनी है। अब उसको रोक नहीं सकते हैं, कोई आएगा तो पुलिस वालों को सुरक्षा करते हुए उनको लेके जाना है। हुआ क्या कि बीजेपी या और भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वहां पे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आप ये सब चीजें लिख रहे हो, इससे जो है फिर से प्रोटेस्ट होगा केरला में, फिर से बवाल होगा। तो तुरंत जो है केरला की गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। उन्होंने बोला कि हमने ये इंटेंशनली नहीं किया, ये लास्ट टाइम की बुक थी, वही प्रिंट हो गई है और इसीलिए हो गया, इसको हम वापस ले रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। देखो मतलब आप ये सोचिए कि एक बहुत फेयर वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन ये सोसाइटी में एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है और ये एग्जिस्ट करती है, और इसके ऊपर आज नहीं तो कल एक्शन लेना होगा। देयर आर टेम्पल्स ऑल्सो जहां मेल को एंट्री नहीं है, मतलब आई हैव हर्ड इनकी महाराष्ट्र में है, बट बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जहां पे वुमेन्स को एंट्री नहीं दी जाती है। इवन ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आप घरों में या आसपास के टेम्पल्स में या और भी प्रॉब्लम्स देखते हो, ये भी एक्चुअल रियलिटी है। और इन सभी चीजों पे कहीं ना कहीं जो है विथ टाइम चीजें बदलने की जरूरत है। फिलहाल ये मुद्दा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस पर ज्यादा बोलना या ना बोलना अपने आप में एक बहुत डिबेटेबल इशू है। सभी के अपने रिलीजियस बिलीफ हैं, बट यहाँ पे मेरा काम था जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो वो
तो जो टर्म है यूथेनेसिया, ये एक ग्रीक जिसका वर्ड से आई है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है गुड डेथ। ठीक है, गुड डेथ से आप समझ सकते हो कि यूथेनेशिया क्या कहना चाहता है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, टर्मिनेशन ऑफ पर्सन्स लाइफ टू एंड देयर सफरिंग यूजली फ्रॉम एन इनक्यूरेबल और टर्मिनल कंडीशन। ठीक है, जिसको हम मर्सी किलिंग का नाम भी देते हैं। अब थोड़ा सा ना टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया जान लेते हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ यूथेनेसिया, एक है एक्टिव यूथेनेसिया, दूसरा है पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया क्या होता है, इसमें जैसे आपको एक इंजेक्शन में पॉइजन देके मार दिया गया। और पैसिव यूथेनेसिया क्या होता है, जैसे कि आप वेंटिलेटर पे हो तो वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया। देखो दोनों के बीच में ना डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश करना। एक्टिव यूथेनेसिया में सामने वाले बंदे को किसी तरीके से मारा जाता है, उसके ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटी करी जाती है जिससे कि उसकी डेथ हो जाए। बट पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि जैसे उसकी कोई कंडीशन है, वो कोई दवाई खाता है तो उसको दवाई देना बंद कर दो, वो मर जाएगा। तो दिस इज व्हाट पैसिव यूथेनेसिया। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, वही चीज जो मैंने बोली है वो यहां पे लिखी भी हुई है। इसके बाद 2018 के अंदर अब हम कंटेक्स्ट पे आते हैं, थोड़ा सा और एक लास्ट बैकग्राउंड देख लो, फिर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट पे आके इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर किया था, लैंडमार्क रूलिंग थी अरुणा शहनबॉग केस के अंदर। तो अरुणा शहनबॉग केस के अंदर यूथेनेशिया को लीगल बताया गया था, बट पैसिव यूथेनेशिया को, फिर से मैं बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के अंदर अरुणा शहनबॉग केस के अंदर पैसिव यूथेनेशिया को इंडिया में लीगल कर दिया था। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा आईपीसी के भी सेक्शंस देख लो थोड़ा सा। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्रिमिनलाइज अटेम्प्टेड सुसाइड। द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115 सब क्लॉज 1। सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी तो क्रिमिनलाइज करता है सुसाइड को, क्योंकि यूथेनेशिया क्या है, काइंड ऑफ यही है ना कि सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हो। बट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का जो सेक्शन 115 सब क्लॉज 1 है ना, ये कहता है कि अगर एनी पर्सन हु अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड shall be presumed unless proved otherwise to have several stress and shall not be tried and punished under the said code। मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी ने सुसाइड करने की कोशिश करी और वो किसी सफरिंग से जूझ रहा है तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। तो ये कौन कहता है, ये आपका मेंटल हेल्थ केयर एक्ट सेक्शन 115 सब क्लॉज 1 कह रहा है। वही सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्रिमिनलाइज अटेम्प्टेड सुसाइड, जिसको हम अटेम्प्ट टू सुसाइड के भी वो बोलते हैं। बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे यूथेनेशिया लीगल है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और बहुत सारी इसके अलावा 2-4 कंट्रीज और हैं। अब प्रेजेंट पे हम आते हैं कि सर अब ये आपने तो पूरी कहानी बता दी, अब ये बताओ कि कंटेक्स्ट क्या है, क्यों हम इसको अभी पढ़ रहे हैं। तो देखो सुप्रीम कोर्ट ने ना 2018 में अपनी जब इस केस के अंदर पैसिव यूथेनेशिया को भारत में लीगलाइज किया था तो सर्टेन गाइडलाइंस दी थी कि भाई इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यूथेनेशिया पैसिव वाला हमारे यहां लीगल होगा। अब ना उस गाइडलाइंस में कुछ चेंज किए गए, क्योंकि वो जो गाइडलाइंस दी गई थी ना उसमें कुछ डिफिकल्टीज आ रही थी उसको फॉलो करने में। चलो देखते हैं कि क्या गाइडलाइंस दी थी और क्या चेंज किए गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने लीगल स्टेटस दिया था, ठीक है, आपको पता है 2018 में केस का नाम हमने देख लिया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स जो है वो पैसिव यूथेनेशिया के लिए दिया हुआ होना चाहिए। अब ये क्या है, ये है क्या चीज, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ठीक है, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव मतलब ये क्या है कि आपकी कोई लिविंग विल होगी, उसमें आप लिखोगे कि अगर भाई मेरे साथ फला फला चीज हुई है तो मेरे को फिर लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाए। यही तो पैसिव यूथेनेशिया हुआ ना। देखो अगर आप वेंटिलेटर पे हो तो तब तो आप किसी को नहीं बोल सकते ना कि मुझे पैसिव यूथेनेशिया चाहिए, तो आप पहले ही बोल के जाओगे। तो इसी को क्या कहा जा रहा है, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव। तो इसके ऊपर कुछ गाइडलाइंस थी पहले, वो क्या थी, वो ये थी कि सब्जेक्ट टू स्ट्रिंजेंट सेफगार्ड इट वाज सीन एज ए वाइटल रिकॉग्निशन ऑफ बोथ पेशेंट ऑटोनॉमी ओवर एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस एंड राइट टू डिग्निफाइड डेथ। ठीक है, ठीक है, चलो इसके नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था, देखो जब आप एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स देते थे 2018 से पहले, तो आपको ना ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट से इसका साइन करवाना होता था। ठीक है,
मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, आप यहां पे देखिए स्लाइड से, मैं सामने से भी हट जाता हूं। पहले क्या था, आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट से पूरा पहले ही इसको साइन करवाना होता था, बट अब यहां पे चेंज कर दिया है। अब क्या किया है, इट कैन बी अटेस्टेड बिफोर अ नोटरी और अ गेस्टेड ऑफिसर, और इंस्टेड ऑफ मजिस्ट्रेट इट इज enough if the notary or officer is satisfied that the document is executed voluntarily without coercion or inducement and with full understanding। समझ में आया? ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पहले क्या था, पहले इसके अंदर ना एक गार्जियन का नाम देना था या एक क्लोज रिलेटिव का नाम देना था, बट अभी जो नई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है उसमें इन्होंने कहा है कि आप एक से ज्यादा का दे सकते हो। देखो एक ऐसे एग्जांपल से समझो, एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, अब उनको पैसिव यूथेनेशिया के लिए उन्होंने एक बंदे का नाम दिया था। अब यार वो जो एक बंदा है ना वो गुजर गया और मिस्टर एक्स वेंटिलेटर पे है, तब क्या होगा भाई, तब तो मिस्टर एक्स की विल एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगी, लिविंग विल। तो फिर क्या किया गया इसके लिए, अब ये कहा कि आप एक से ज्यादा नाम दे सकते हो, ठीक है। चलिए और तो कुछ इसमें पहले वाली स्लाइड में तो बचा नहीं, एक बार देख लेता हूं, ठीक है ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखो क्या किया गया, पहले यहां पे ये था कि देखो किसी ने ये जो लिविंग विल दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे को अगर ऐसे सिचुएशन में मैं जाऊं तो मुझे पैसिव यूथेनेशिया दे दिया जाए, तो पहले क्या था कि जो मजिस्ट्रेट है जो परमिशन देता था, जिसके सामने ये सिग्नेचर एंड सारी चीजें होती थी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती थी कि ये जो है ये इसके फैमिली पर्संस और जो भी उसके जानने वाले लोग हैं उनको इसकी हार्ड कॉपी जो है वो प्रोवाइड करे कि भाई आपका बंदा जो है इस तरीके की चीजें कह रहा है। लेकिन अब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज किया है और कहा है कि जो बंदा ये यूथेनेशिया, पैसिव यूथेनेशिया के लिए अपनी लिविंग विल बना रहा है, अब इसी को हैंड ओवर करना है अपने गार्जियन को या जिसका भी नाम उसने इसके अंदर लिख रखा है कि मैंने इस तरीके की लिविंग विल जो है वो बनाई है। और यहां पे ये भी कहा गया है कि ये रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स के अंदर भी शामिल करे जाएंगे। फिर देखिए और भी कुछ चीजें करी गई हैं। क्या करी गई हैं, जैसे मान लो पहले जो है ना मिस्टर एक्स ने कहा कि मेरे पास लिविंग विल है और मैं पैसिव यूथेनेशिया चाह रहा हूं, मतलब उनके रिलेटिव्स ने ऐसा कहा, क्योंकि मिस्टर एक्स जस्ट इन केस मान लो कि वेंटिलेटर पे हैं और अब उनके वेंटिलेटर से बाहर आने की कोई संभावना नहीं है, तो वो ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं 6-7 महीने से, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मिस्टर एक्स के जब फैमिली मेंबर जो भी उस नाम लिखा था जिनका भी, उन्होंने जब डिमांड करी पैसिव यूथेनेशिया की, तो हॉस्पिटल जो ना है वो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? प्राइमरी मेडिकल बोर्ड। अब प्राइमरी मेडिकल बोर्ड इसके बाद डिसाइड करेगा कि क्या होना है कि नहीं होना है। एक बार प्राइमरी मेडिकल बोर्ड के सर्टिफिकेशन के बाद पहले जो है ना वो सेकेंडरी बोर्ड बनाना पड़ता था जो मजिस्ट्रेट होते थे उनको, लेकिन अब यहां पे ये चेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस के अंदर और कहा है कि सेकेंडरी बोर्ड भी जो है अब वो हॉस्पिटल ही बना सकता है जिसके अंदर डॉक्टर इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको अंतर समझ में आया। तो पहले जो है ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर आ जाता था, मैंने मजिस्ट्रेट बोल दिया, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऊपर आ जाता था कि उसे सेकेंडरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता था, बट अब जो है ना ये नहीं रह गया है, अब ये आपका सिंपल हॉस्पिटल भी कर सकता है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो यहां पे हमने देखो पैसिव यूथेनेशिया के बारे में जाना, यूथेनेशिया के बारे में जाना, सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस जानी जो इससे रिलेटेड हैं, और हम अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट भी समझ गए कि अरुणा शहनबॉग केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने काफी सारी गाइडलाइंस दी थी, पर उस गाइडलाइंस को अब चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है मैंने आपको बताया, पहले जो चीजें थी वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बट अभी उसको इजी पीजी कर दिया गया है कि थोड़ा सा अगर कोई चाहता है पैसिव यूथेनेशिया के थ्रू फ्यूचर में अपनी लाइफ को उस तरीके से खत्म करना कि उसको इतना पीड़ा सहना ना पड़े, इतना प्रॉब्लम सहना ना पड़े, तो उसके लिए चीजें थोड़ी सी इजी हो जाएं कंपेरेटिवली टू द लेटर जो पहले गाइडलाइंस आई थी इसके ऊपर। लास्ट में देखो अगर हम आर्टिकल पढ़ेंगे जहां से मैंने उठाया है, द हिंदू में आया था, कल का आर्टिकल था ये, आज के न्यूज़पेपर में द हिंदू में एक नॉर्डिक वाला आर्टिकल ठीक है, बाकी कोई एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना अच्छा नहीं है, पर ये वाला कल हिंदू में आया था, कल छूट गया था, तो आज इसको कवर किया है, इसमें अलग से भी बहुत सारे पॉइंट्स डाल के। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें लास्ट में एक बात ये भी लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट तो अपने गाइडलाइंस जो भी दे ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है ना वो ये है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई लॉ लाना चाहिए जिससे कि चीजें बेटर तरीके से रेगुलेट हो पाए। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो एक आर्टिकल आज फ्रंट पेज पे द हिंदू में आया है
सेम सेक्स यूनियन कैन रॉक सोसाइटल वैल्यूज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। पहले तो ये न्यूज समझ लेते हैं कि क्या है कंटेक्स्ट, फिर थोड़ा सा सेम सेक्स मैरिज के बारे में जान लेंगे। देखो कंटेक्स्ट ये है कि कोर्ट में मामला है। कोर्ट में मामला क्यों है? कोर्ट में मामला इसलिए है कि सेम सेक्स मैरिज वाला आपको बहुत समय से पहले पता है कि हमारे देश में पहले तो सेम सेक्स में सेक्सुअल कांटेक्ट भी स्टेब्लिश करना इलीगल था, बट वो हट गया है समय के साथ। बट अब बात आ रही है कि सेम सेक्स वालों को अगर वो लोग चाहते हैं, जैसे कि मेल मेल चाहता है, फीमेल फीमेल चाहता है, तो उन लोगों को शादी करने दिया जाए। तो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में कहा है कि भाई ये सरकार का काम है लेजिस्लेशन बनाना, एंड वी डोंट थिंक कि इस पे सुप्रीम कोर्ट को कोई लॉ लेके आना चाहिए। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि यार देखिए, जो शादी है, मैरिज है, वो हमारे देश के अंदर ना बहुत सैक्रेड है, लोगों के बहुत ज़्यादा सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। अगर इस तरीके का कोई कानून आ जाएगा या फिर इस तरीके की कोई चीज़ ले आई जाएगी तो जनता जो है वो काफ़ी गुस्सा हो सकती है, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं उनको हर्ट हो सकती है, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन के हों, क्योंकि इन द एंड हर रिलीजन में सेम सेक्स मैरिज तो कहीं भी नहीं बताई गई है। तो ये वाला कंटेक्स्ट था। अब थोड़ा सा समझते हैं सेम सेक्स मैरिज क्या होता है। तो सेम सेक्स मैरिज गाइज, इट्स एन अलायंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ LGBTQ+ कम्युनिटी अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, देखो यार ये गलत बोल दिया है मैंने। सेम सेक्स मैरिज क्या है वो समझ लो, वो मैंने आपको बताया, सेम सेक्स बंदों के बीच में शादी होना। और अब डिमांड क्या हो रही है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो हमारे देश के अंदर है उसके अंदर में सेम सेक्स मैरिज वालों को भी लीगलाइज कर दिया जाए। तो ये वाली चीज थी, तो उसी के ऊपर काफी सारे समय समय पे चीजें डिमांड होती रहती हैं। तो ये कंटेक्स्ट था। अब थोड़ा सा सेम सेक्स मैरिज के बारे में जान लेते हैं। तो प्रैक्टिस ऑफ मैरिज बिटवीन 2 men और बिटवीन 2 women, same sex marriage has been regulated through law, religion and custom in most of the countries in the world। 2022 की हम बात करें तो करीबन 30 कंट्रीज के अंदर सेम सेक्स मैरिज जो है वो रिकॉग्नाइज कर ली गई है। इंडिया उनमें से एक नहीं है। रिसेंट कंट्री जिसने इसको लीगलाइज किया है इट्स मैक्सिको। कौन है? मैक्सिको। ठीक है, तो देखो ये चीज है। दूसरा मेरा अभी आप लोगों से क्वेश्चन है जिसका मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर किया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इन दी एंड यू आर आवर ब्रांड एम्बेसडर। हम जो भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग भी ये कर सकते हैं कि थोड़ा वीडियो को शेयर कर दें, और जो मैं क्विज के क्वेश्चन पूछता हूँ उसके जवाब दिया करो कमेंट में, भले आए चाहे ना आए। अगर नहीं आता है तो गूगल करके लिख के करो, आप कभी भी जिंदगी में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बोलोगे। ठीक है, चलो आज एक बहुत ही वे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो मुझे उम्मीद होगी कि सभी किसी को पता होगा। नेशनल गेम ऑफ इंडिया क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, कल मैं आंसर बताऊंगा। आप भी कहोगे सर इतना आसान, सबको पता है। चलो ठीक है, तो ये हमने जाना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट का क्या सीन है? व्हाट इज स्पेशल मैरिज एक्ट? तो देखो, कोई बंदा ना, अगर जस्ट टेक एन एग्जांपल, कोई मुस्लिम है और इधर एक हिंदू है, इनको अगर शादी करनी है हमारे देश के अंदर तो दे कैन मैरी विद स्पेशल मैरिज एक्ट। किससे? स्पेशल मैरिज एक्ट। हमारे देश के अंदर स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 जो है ये उन लोगों के लिए शादी का प्रावधान लाता है जिन लोगों का अपने रिलीजन के अंदर शादी का कॉन्सेप्ट ना हो। जैसे कि हिंदू रिलीजन एक्ट जो है वो 2 हिंदूज की शादी की बात करता है, हिंदू रिलीजन बोल रहा हूँ, हिंदू मैरिज एक्ट। ऐसे ही मुस्लिम जो रिलीजन है वो 2 मतलब मुस्लिम्स के बीच में शादी की बात करता है। बट अगर हिंदू मुस्लिम्स को करना हो तो उसके लिए फिर स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। तो ये वाली चीज है। तो आर्गुमेंट जो दिए जाते हैं कि यार सेम सेक्स मैरिज को स्पेशल मैरिज एक्ट में डाल देना चाहिए, वो ये दिया जाता है कि जब आप एक पर्सन को ये राइट दे रहे हो कि भाई वो दूसरे रिलीजन के इंसान से शादी कर सकता है, तो फिर आपको पर्सन को ये राइट भी देना चाहिए कि वो सेम सेक्स के बंदे के साथ शादी कर सकता है। तो ये वाली आर्गुमेंट इसके फेवर में दी जाती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। राइट टू इक्वालिटी हो गया, मैंने बता ही दिया। एक आर्गुमेंट ये दिया जाता है ग्लोबल प्रैक्टिस है। ग्लोबल प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन हाँ 30 से ज्यादा कंट्रीज ने इसको अभी रेटिफाई कर दिया है कि भाई सेम सेक्स के लोग जो है वो शादी कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ इस पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट भी आए हुए हैं। ये वैसे मैंने आपको कराया हुआ है पहले, तो मैं नहीं रिपीट करने वाला हूँ। नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं इसके फेवर में बात करता है। नवजीत सिंह जोहर वर्सेज
जो नवतेज सिंह जौहर वाला जो केस था वो भी यहाँ बात करता है। राइट टू प्रिवेसी का जो पुट्टा स्वामी केस था वो भी कहीं ना कहीं कहता है कि एवरीवन हैज़ देयर चॉइस, वो अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखना चाहें तो वो भी कहीं ना कहीं ये बोलता है कि सेम सेक्स मैरिज जो है उसको कर देना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होता कि उस वर्डिक्ट में ऐसा बोला गया था, पर अगर इंटरप्रिटेट करते हैं तो हाँ वो वर्डिक्ट भी कहीं ना कहीं इसको अलाइन करता है। व्हाट इज स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954? तो हमारे देश में देखो एक हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का, एक मुस्लिम मैरिज एक्ट है 1954 का, और एक आपका स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया जब दो रिलीजन के लोगों को शादी करनी होती है डिफरेंट रिलीजन के, तो वो लोग स्पेशल मैरिज एक्ट का यूज करते हैं। वैसे तो देखो स्पेशल मैरिज एक्ट का ना काफी क्रिटिसिज्म होता है। क्यों होता है मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। बेसिकली ये होता है कि जो मैरिज ऑफिसर होते हैं ना उनको 30 दिन पहले नोटिस देना होता है कि भाई हाँ हम दोनों शादी करने वाले हैं। अब इसके बाद भी पता है आपको क्या होता है कि जो मैरिज ऑफिस का जो दफ्तर होता है वहां पे ये नोटिस जो है ना ये पब्लिकली चिपकाने होते हैं, और उसमें उस बंदे का नाम, एड्रेस, कहाँ रह रहा है, फोन नंबर, सब कुछ लिखा होता है। तो फिर राइट टू प्रिवेसी का वायलेशन है ना ये। ऑल्दो ये एक अलग क्वेश्चन है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के ऊपर ये काफी चिंता का विषय बार बार आता है, बट अभी यहाँ पे आया तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर जो प्रोसेस है ना शादी की वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें भाई नोटिस जो है ना वो मैरिज के ऑफिस में लगेगा, और वो भी ऐसा लगना चाहिए कि सामने वाले को दिखे। अब आप एक एग्जाम्पल समझ लो इसको कि कोई बंदा है वो अपने घर से भाग के शादी कर रहा है, और अब उसके पेरेंट्स उसका नंबर, एड्रेस सब देख के उसके घर पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये एक बड़ा इसमें वो चलता है कि राइट टू प्राइवेसी का बड़ा दिक्कत होता है ये वो, लेकिन वो एक अलग विषय है, कभी उस पर कुछ एडिटोरियल आएगा तो डिस्कस करेंगे। एप्लीकेबिलिटी क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट की? तो एनी पर्सन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, जूइज कैन ऑल्सो परफॉर्म मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इंटर रिलीजियस मैरिज जो है परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। इंडियन नेशनल लिविंग अब्रोड वो भी यहाँ पे इसका लाभ उठा सकते हैं, भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट बेंच सीक्स डेटा ऑन अल्टरनेटिव्स टू हैंगिंग, ठीक है। देखो पहली चीज तो ये कि केस का नाम क्या है जिसमें ये मैटर आया है सामने, तो केस का नाम है आपका ऋषि मल्होत्रा, दिख रहा है ना, हाँ, ऋषि मल्होत्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2017 की ये रिट पिटीशन आई थिंक पड़ी हुई है कोर्ट के अंदर। 2018 में भी सुनवाई हुई थी इसमें, मुझे याद है उस समय भी कुछ चीजें आई थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा था इसके ऊपर कि आपका क्या ओपिनियन है। तो चलिए अभी समझते हैं पहले थोड़ा सा कि हुआ क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब एंड पीएस नरसिम्हा जी जो थे, ये दोनों लोग थे, और इन्होंने जो है यहां तक सोचा है कि एक पैनल बनाई जाए और ये देखा जाए कि क्या अल्टरनेट हो सकता है। अभी भारत के अंदर अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिलती है तो वो किस तरीके से उसको मृत्यु की जाती है, तो एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग। हमारे यहाँ पे डेथ पेनल्टी का जो प्रोसेस है वो है हैंगिंग के दौरान। अब हैंगिंग को थोड़ा सा इनह्यूमन इसलिए कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि हैंगिंग के बाद 30 मिनट तक वो इंसान जो है वो लटका रहता है। इसके अलावा देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो प्रॉपर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मरे, और 30 मिनट से पहले उसको मरा हुआ घोषित नहीं किया जाता है। तो ये थोड़ा सा इनह्यूमन, ऐसा लोग बोलते हैं कि इनह्यूमन है, और इसी के चलते हुए रिट पिटीशन डली थी कि भाई जैसे यूएस में लीथल इंजेक्शन यूज होता है तो वो इंडिया में किया जाए, जिसमें कि डेथ तो हो जाती है लेकिन पेन नहीं होता। लाइक आप सो रहे हैं, आपको एक इंजेक्शन लगाया, फिर आप कभी नहीं उठेंगे, तो वो वाली बात यहां पे करी गई है। थोड़ा सा प्रोविजंस जानते हैं कि कहां से ये कॉन्सेप्ट है हमारे मतलब जो हमारी कोर्टें हैं ये कैसे दे देती हैं किसी को डेथ पेनल्टी, कहीं तो लिखा होगा। तो सीआरपीसी का सेक्शन 354 सब क्लॉज 5 जो है ना गाइस, ये बात करता है किस चीज के बारे में, ये बात करता है एग्जीक्यूशन बाय हैंगिंग के बारे में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 354 सब क्लॉज 5। इसके बाद इट ऑल्सो रिफर टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो लोग ये कहते हैं कि हैंगिंग नहीं देनी चाहिए, मतलब हैंगिंग से नहीं मारना चाहिए, तो उसका रीजन क्या दिया जाता है कि भाई डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है तो मरने का भी डिग्निटी के साथ अधिकार है। तो अगर आप किसी को तड़पने के लिए छोड़ रहे हैं मारने से पहले तो वो गलत है। इसके अलावा 40 मिनट, मैं जैसे 30 मिनट बोल रहा था, यहाँ पे 40 मिनट लिखा हुआ है तो 40 होगा, तो मतलब 40 मिनट तक जो है ना वो एक प्रिजनर को डेथ घोषित करने में लग जाता है आफ्टर हैंगिंग। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं।
इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट का इस पे क्या रिस्पांस रहा है, तो ये 2018 का रिस्पांस बता रहा हूं मैं। उस समय जो केस आया था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई अभी ना कोई वाइबल मेथड है नहीं हैंगिंग के अलावा, और जो लीथल इंजेक्शन वाला होता है ना, इसमें भी चांसेस ऑफ फेलियर होते हैं। ऑल्दो मैं डेटा ढूंढ रहा था कि मतलब आपके नॉलेज के लिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं है, कि जो लीथल इंजेक्शन है ना, इसके अंदर क्या परसेंटेज रहती है कि भाई जो फेल हो जाए इंजेक्शन या फिर ऐसा हो कि ना मरे इंसान। तो लीथल इंजेक्शन के केसेस भी कुछ ऐसे सुनने में आए हैं यूएस में कि किसी को मारने की कोशिश करी गई तो भाई फिर वो अस्पताल ले जाया गया, वो मरा ही नहीं। तो ये सब चीजें होती हैं। तो उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस समय बोला था कि लीथल इंजेक्शन, बट इट वाज नॉट वर्केबल एज देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ इट्स फेलिंग। इसके बाद डेथ पेनल्टी कैसे इवॉल्व हुई हमारे देश के अंदर, तो इंडिया के अंदर आपको पता है कि हम ब्रिटिशर्स का कानून आगे लेके आ गए हैं। तो 1861 का जो पीनल कोड था उसको आफ्टर आजादी आगे लेके आ गया, सेम ही चीज चल रही है। तो वहां भी डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर का प्रावधान था, तो वही चीज हमारे देश में 1947 में आई थी। देखो पहले ना हर मर्डर के लिए डेथ पेनल्टी दे दी जाती थी, उसके बाद ये भी इवॉल्व हुआ है। कैसे इवॉल्व हुआ है, फर्स्ट 5 years आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, डेथ पेनल्टी रिमेन्स एज द नॉर्मल पनिशमेंट फॉर मर्डर। फिर 1955 में ये चेंज किया गया और यहां पे सेशन जज को ये बोला गया कि आप जो है 2 सेंटेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हो मर्डर के लिए, एक है कैपिटल पनिशमेंट और दूसरा है लाइफ इंप्रिजमेंट। तो 1955 में पहली बार ये चेंज आया कि सेशन जज के पास ये पावर दी गई कि आप जो है कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हो और आप लाइफ सेंटेंस भी दे सकते हो। उसके बाद चीजें और इवॉल्व हुई, हमारे देश में अमेंड हुई सीआरपीसी कब, 1973 के अंदर, और वहां पे पार्लियामेंट ने ये कहा कि जो भी सेशन जज डेथ पेनल्टी देगा उसको रीजंस स्पेसिफाई लिखने होंगे, स्पेशल रीजंस बताने होंगे कि किस लिए सामने वाले को डेथ पेनल्टी दिया गया है। मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन हमारे देश में हैंगिंग का ही है, हैंगिंग से ही मारने का प्रावधान है, बट हां आर्मी एक्ट के अंदर हैंगिंग एज वेल एज शूटिंग दोनों का प्रावधान है। जो आर्मी एक्ट 1950 है हमारा, वो हैंगिंग एंड शूटिंग दोनों की बात करता है। इसके अलावा कुछ जो वर्ल्ड में डेथ देने के लिए जो चीजें यूज करी जाती हैं, जो मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले देखो हैंगिंग, ठीक है, ये इंडिया, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, पाकिस्तान, ईरान में काफी यूज होता है। शूटिंग का तो ये भी काफी सारे कंट्री जैसे कि चाइना, ताइवान, बेलारूस, रशिया हो चुका है वहां पे यूज। लीथल इंजेक्शन जो है वो पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स में 1982 में यूज किया गया था। उसके बाद काफी सारे कंट्रीज ने इसको अडेप्ट किया। आज भी लीथल इंजेक्शन जो है वो यूएस में यूज होता है। इलेक्ट्रोक्यूशन ये सिर्फ और सिर्फ यूएस में यूज हुआ है एंड फिलीपींस में यूज हुआ है। इलेक्ट्रोक्यूशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का झटका देके किसी को मार दिया गया। गैस इनहेलेशन ये तो बहुत ही मतलब बारबेरिक है और नाजी जर्मनी में ओनली ये यूज हुआ था एंड यूनाइटेड स्टेट्स लुथानिया में भी पहले ये यूज हो चुका है। अभी इसमें लिखा हुआ है नाउ ओनली लीगल इन अरिजोना, कैलिफोर्निया, ओक्लाहोमा एंड वायोमिंग। तो ये आपने जाना, ठीक है। इसके बाद देखो अगला जो तरीका लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, डीकैपिटेशन। डीकैपिटेशन क्या होता है, कोई बताएगा, कोई सोचेगा? ये होता है किसी की गला काट देना, ठीक है। इसके बाद स्टोनिंग, पत्थर से मारना, पत्थर को जोर जोर से किसी बंदे को बांध के उसके ऊपर पत्थर फेंकना, तो उसको मार दिया जाता है। तो दीज आर सब मेथड जो विश्व में अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं और हमारे यहाँ पे हैंगिंग यूज होती है। इसका अल्टरनेट जो दिख रहा है ना वो लीथल इंजेक्शन दिख रहा है, क्योंकि शूटिंग भी ऑल्सो वेरी पेनफुल होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद देखिए कल 2-3 आर्टिकल्स निकले थे छोटे छोटे से, तो उसमें तो इतना कुछ था नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है ना वो ये है कि युवा चाहता हूं। सबसे पहले देखिए एक जगह है गुजरात की दाहोद, वहां की ये रहने वाली थी, इनका नाम है बिल्किस बानो और अपने हस्बैंड के साथ ये वहां पे रहती थी। 24 फरवरी 2002 को ईद मनाने के लिए ये दाहोद से एक जगह है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, दाहोद से आप यहां कहीं मान लीजिए, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाऊंगा मैं, बट दाहोद से यहां कहीं एक जगह है जिसका नाम है सिंगवाद। यहां पे ये अपने घर मतलब जहां पे इनका पैतृक निवास था वहां पे पहुंचती हैं ईद मनाने के लिए।
आप सभी को पता है कि 24 फरवरी 2002 को ईद था और 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से काफी सारे कर सेवक अहमदाबाद के लिए ट्रेन से लौट रहे थे, जिसमें आपको गोधरा वाला इंसिडेंट पता है कि S6 जो कोच था उसमें आग लगा दी गई थी और काफी सारे हिंदू लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, जस्ट 27 फैब के बाद नेक्स्ट डे 28 फैब को पूरे गुजरात में रियोट्स फैल गए और ये रियोट जो है ये सिंगवड तक भी पहुंच गए। देखिए गुजरात में ना अलग अलग जगहों पे अलग अलग हाल था, कहीं पे मैसिव लेवल पे वायलेंस हो रहा था, कहीं पे नहीं हो रहा था। सिंगवाड़ जो जगह है ना, यहां पे बहुत ही मैसिव लेवल पे हालात बिगड़ गए, वायलेंस होने लगा और उसके बाद सिंगवाड़ के लोगों ने अपने आप को ग्रुप में डिवाइड करके अगल बगल के जगहों पे भागने की कोशिश करी। इसी तरीके से बिल्किस बानो ने भी अपने परिवार को 3 भागों में बांट के अलग अलग ग्रुप्स में भागने की कोशिश करी, जिसमें बिल्किस बानो के साथ उनकी मदर, उनकी 3.5 साल की बेटी और वो और कुछ और लोग भी थे। गुजरात रियोट के समय काफी सारी सिचुएशन खराब थी, जिसके चलते हुए पुलिस प्रशासन एंड एवरीथिंग इस लेवल पे काम नहीं कर पा रहा था कि चीजों को रोक सके। तो ये इस वजह से लोगों ने खुद भाग के अपने आप को बचाव करने की कोशिश करी। हुआ ये कि देखिए जब ये लोग भागने की कोशिश करते हैं ना, तो पहले कुछ दिन तो गुजरात के एक्स एमएलए थे जिनका नाम था डावर, ठीक है, इनके यहां पे ये लोग छुप के रहते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जब ये लोग यहां से भागते हैं और जब कुछ दिन इनके यहां पे शरण लेते हैं, फिर इनको लगता है कि यहां पे भी चीजें सेफ नहीं है, तो ये लोकल जो है एक आदिवासी कम्युनिटी इनके गांव के पास में रहती थी, उनके पास जाके अपनी शरण लेते हैं। और इन लोगों में मतलब जो इनका ग्रुप था, बिल्किस बानो का, इनकी मदर का, इनकी 3.5 साल की बेटी का और जो 13-14 लोग और भी इनके साथ थे, उन लोगों ने उनकी वेशभूषा को अपना लिया होता है और ड्रेस चेंज कर लेते हैं जिससे कि लोग उन्हें पहचान ना पाए। फिर होता यह है कि सारा चीजें चल रहा था, उसी के बाद कुछ दिन के अंदर नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे देखने को मिलता है कि 3 मार्च डेट जो है ना वो है 3 मार्च 2002। आप टाइमलाइन सारी देखते हुए चलिएगा। 3 मार्च 2002 को कुछ लोग जीप से उस एरिया में आते हैं जहां पे ये लोग आदिवासी की तरह रह रहे होते हैं। बिल्किस बानो उन लोगों को बचपन से जानती हैं क्योंकि ये इनके नेटिव प्लेस के लोग थे, इनके गांव में बचपन से इन लोगों के साथ रहते थे, वही लोग वहां पे आते हैं। और उसके बाद ये बताया जाता है कि 11 लोगों ने बिल्किस बानो का रेप किया, इनकी मदर का रेप किया और 3.5 साल की बेटी जो है इनकी उसको मार डाला। देखो जो 16 लोग थे ना, उसमें से काफी सारे लोग भाग भी गए थे। जो अलग अलग ग्रुप में इनका परिवार डिवाइड हुआ था उसमें से एक ग्रुप में ये भी थी, तो जो इनका वाला ग्रुप था उसमें से काफी सारे लोग भाग गए थे। पर बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, इनकी मदर ओल्ड एज में थी, इसलिए ये लोग नहीं भाग पाए और ये उनके पकड़ में आ गए। जिसके बाद इन 11 लोगों ने यह आरोप लगा कि बिल्किस बानो का और उनकी मदर का रेप किया है और इनके 3.5 साल की बेटी को मार दिया है। देखो जो लोग आए थे ना, उनको ये लगा कि बिल्किस बानो जो हैं वो मर चुकी हैं और वो उनको वैसा का वैसा छोड़ के चले गए। लेकिन बिल्किस बानो की मृत्यु नहीं होती है। 3 से 4 घंटे बाद जब इनको कॉन्शियस होती हैं, होश आता है, तो जो आदिवासी कम्युनिटी वहां पे थी उन्हीं से ये ड्रेस लेके पहनती हैं, कपड़े लेके पहनती हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद वहां पे उनको एक होमगार्ड दिखते हैं। सॉरी गाइस, इनको वहां पे एक होमगार्ड दिखते हैं और ये सारा मैटर उन होमगार्ड को बताती हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद देखिए जब सारी चीजें हो जाती हैं, उन होमगार्ड तक बात पहुंचती है, तो नियरेस्ट जो पुलिस थाना था ना, उसका नाम था लिम्बखेड़ा। देखो स्पेलिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, हिंदी में उसका जगह का नाम था लिम्बखेड़ा। लिम्बखेड़ा के अंदर जो पुलिस उस समय इंचार्ज रहते हैं उनका नाम था सोम सिंह। क्या नाम था? सोम सिंह। देखो बात ये पता पड़ती है कि बिल्किस बानो ने जो अपना बयान रख दिया था, क्योंकि ये पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इन्होंने जब बयान दिया ना, तो सोम सिंह ने उस बयान को एज इट इज नहीं लिखा, कंप्लेन को एज इट इज नहीं लिखा, उस कंप्लेन को मॉडिफाई कर दिया। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बिल्किस बानो उनको जानती थी जिन्होंने इनके साथ रेप किया था, इन्होंने बकायदा उनका नाम बताया। लेकिन सोम सिंह ने इस पूरे इंसिडेंट को भीड़ के एक हमले को बदलने की कोशिश करी और इन्होंने एक भी बंदे का नाम नहीं लिखा जिनका नाम बिल्किस बानो जी ने बताया था। फिर यहां से सारा मैटर आगे बढ़ता है और उसके बाद जब आपकी बिल्किस बानो जी को इकबाल रिलीफ कैंप में शिफ्ट कर दिया जाता है। कहां पे शिफ्ट कर दिया जाता है? इकबाल रिलीफ कैंप में।
देखो आप ना इस कहानी को सुन के ना बहुत सारे लोगों को आज लगेगा कि क्या है सिस्टम, क्या हो रहा है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कभी भी किसी एक पक्ष को सपोर्ट मत किया करो, कब आपका हमारा नंबर लग जाए पता नहीं पड़ेगा। तो बहुत बायस अपने आप को नहीं रखना है, जहां पे जो गलत है उसको गलत बोलने से रुकना नहीं चाहिए, चाहे आप किसी भी विचारधारा के सपोर्टर हो। ये एक चीज है, मेरा लेसन है आप लोगों के लिए, इसको हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा नेक्स्ट नंबर कब आपका हमारा हो सकता है। तो फिर जानते हैं, इकबाल रिलीफ कैंप में बिल्किस बानो जी पहुंचती हैं। वहां पे क्या होता है कि देखिए काफी सारे लोग जिन्होंने इकबाल रिलीफ कैंप को सेटअप किया था, वहां पे भी अपनी बातें सबको बताती हैं। मैटर वहां पे एनजीओ तक जाता है और इसके बाद एनजीओ जो है ना इस मैटर को पूरा नेशनल लेवल पे उठा देता है। काफी सारे एनजीओ के सपोर्ट से मैटर नेशनल लेवल पे चला जाता है। फिर इसके बाद देखिए कोर्ट केस में, गुजरात कोर्ट में केस फाइल होता है, तो बिल्किस बानो जी को काफी सारी धमकी आती है कि अपना केस वापस ले लो, जिसके चलते हुए बिल्किस बानो जी अपील करती हैं कोर्ट से कि मेरा केस जो है वो ट्रांसफर कर दो। तो गुजरात से इनका केस जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, कहां पे? मुंबई। ठीक है, मुंबई की कोर्ट में इनके केस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। सारा मैटर यहां तक समझ में आता है। इसके बाद देखो देखने में यह मिलता है कि जब मुंबई के कोर्ट में मैटर होता है, इसके बाद चीजें जब फैसला आने के समय आता है, तो उसमें इन सारे बंदों को उम्र कैद की सजा मिल जाती है। जनवरी 2008 में इन सभी को, जो 11 लोग थे, इन 11 लोगों में मैं आपको बता दूं, पुलिस, जो सोम सिंह थे, डॉक्टर मिले हुए थे, और जो लोग इसमें जिनका नाम आया था, वो सभी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उन सभी को उम्र कैद की सजा मिल जाती है बाय बॉम्बे का जो ये कोर्ट था जनवरी 2008 के अंदर। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को बिल्कुल एज इट इज आगे बढ़ा देता है, लेकिन इस मतलब वो भी सही ठहराता है इस बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को। लेकिन इन सभी के बीच में ना एक कहानी है। कहानी ये है कि जब ये मामला एनजीओ तक पहुंचता है ना, तो जो एनजीओ होता है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है। कहां करता है? अभी इससे थोड़ा पहले वाला चैप्टर पे चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिल्किस बानो ने बहुत बार केस फाइल करने की कोशिश करी, पुलिस तक रीच करने की कोशिश करी, पर चीजें हो नहीं रही थी। तो जब ये एनजीओ में थी ना, जब ये मैटर बहुत ज्यादा आगे बढ़ा, तो एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इसके पीछे लगा दी। और जब सीबीआई इसके पीछे लगाई ना, तब बहुत सारी चीजें सामने आई। जैसे कि सबसे पहले सीबीआई की रिपोर्ट में ये बात है, ये रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हो, मैं आपको समराइज फॉर्म में बता रहा हूं। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बात रखी कि सोम सिंह ने मक्कारी करी है, उनको जो बात बताई गई थी उन्होंने वो नहीं लिखा है। दूसरी चीज ये पुष्टि हुई कि हाँ रेप हुआ है, एग्जैक्ट रेप हुआ है, और उनके बॉडी पे काफी सारी इंजरी भी थी बिल्किस बानो जी की। सीबीआई की एक रिपोर्ट में ये भी आया कि जो समय की पुलिस थी उन्होंने काफी सारे बॉडी को छेड़छाड़ करके मैटर को दबाने की कोशिश करी थी। 3.5 साल की इनकी बेटी की बॉडी गायब करने की कोशिश करी थी, जबकि इनकी बेटी 3.5 साल की जो थी उनकी भी मृत्यु हुई थी। तो ये सब चीजें जब सबूत सामने आया, उसके बाद मैटर आपका जो है बॉम्बे कोर्ट में गया। और सीबीआई ने एक चीज और बोली थी कि पुलिस ने ना अपनी क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर दी थी कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब भीड़ के द्वारा किया गया था। बाद में सीबीआई ने जब जांच किया ना, तब पता पड़ा कि पुलिस ने जो टाइमिंग लिखी थी ना, वो भी गलत लिखी थी, बहुत बड़ा लेवल पे पूरा का पूरा फेक चीज बनाई गई थी। तो यहां पे भी थोड़ा सा रुकते हैं, पहले हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं कि एक महिला जो इतना कुछ फेस कर रही थी, उसके साथ कितने बड़ा मैसिव लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही थी, और इसमें पूरा प्रशासन इन्वॉल्व था। प्रशासन मतलब उस समय जो वो पुलिस थे, सोम सिंह, जो डॉक्टर जिन्होंने इनकी मेडिकल रिपोर्ट बनाई, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उन्होंने रिपोर्ट में चीजें खारिज कर दी कि कोई रेप नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और पूरा मैटर को भीड़ का एक गुस्से की तरह बता दिया गया। अब यहां से फिर वापस पहले वाले मामले पे आ जाते हैं कि मामला जब सीबीआई ने पूरा इंटरफेयर किया, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया, चीजें हुई, तो भाई साफ साफ चीजें ये हुई कि मामला जो है आपका मुंबई हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया, सॉरी मुंबई हाईकोर्ट कह रहा हूं, मुंबई की जो कोर्ट था जहां पे केस फाइल था, कि भाई ये सभी लोग दोषी हैं और इन 11 लोगों को उम्र कैद की सजा मिलेगी। इसके अगेंस्ट में इन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया, वहां भी हाई कोर्ट ने कहा इनको उम्र कैद की सजा मिलेगी। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इनको उम्र कैद की सजा मिलेगी। अब आप ये समझ लो कि देश की 3 कोर्टें, 3 लेवल की कोर्टें क्या गलत बात बोलेगी, मतलब बिल्किस बानो जी के साथ गलत हुआ था, उसको छुपाने की कोशिश करी गई थी। अब ये मामला न्यूज में क्यों आया था बाद में, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है,
एक सेकेंड यार, ठीक है। अब ये मामला न्यूज में क्यों आया था ये देख लेते हैं, ठीक है। ये मामला न्यूज में इसलिए आया क्योंकि 15 अगस्त 2022 को, कब, 15 अगस्त 2022 को इन 11 कन्विक्ट्स को बरी कर दिया गया, जबकि इनको क्या मिला था, उम्र कैद की सजा मिली थी। तो पहले तो किस लॉ के तहत ये चीज होती है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 72 एंड आई एम नॉट रॉन्ग आर्टिकल 161, ठीक है, हाँ यही है। ये दोनों आर्टिकल जो है ना, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को पावर देता है कि वो जरूरत पड़ने पे किसी को फैसला, किसी की सजा को कम कर सकते हैं, उसको रिहा कर सकते हैं। लेकिन यहां पे इन आर्टिकल का यूज नहीं हुआ था। यहां पे किन आर्टिकल का यूज हुआ था, देखो सीआरपीसी का सेक्शन 432 है, क्या है सीआरपीसी का सेक्शन, आपको दिख नहीं रहा होगा आई थिंक कलर की वजह से, सेक्शन 432 ऑफ कहां का, सीआरपीसी का। तो सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो नीड पड़ने के ऊपर लोगों की सजा को कम कर सकते हैं। आप बहुत बार देखते हैं कि जब किसी पर्टिकुलर स्टेट का स्टेट डे होता है या किसी बड़े लीडर का बर्थडे होता है, कुछ होता है, तो काफी सारे कैदियों को रिहा किया जाता है। तो ये आपको समझना होगा कि यहां पे क्या हुआ था, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब सेक्शन 432 सीआरपीसी ये पावर तो देता है, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट ने कौन से लॉ का यहां पे यूज किया था, तो देयर इज अ लॉ बाय द नेम ऑफ गुजरात माफी लॉ, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुजरात माफी कानून। तो ये जो कानून था इसका यूज करके गुजरात सरकार ने इन 11 लोगों को रिहा किया था। देखो क्वेश्चन ये उठा कि गुजरात सरकार के पास तो बहुत सारे लोगों की लिस्ट होगी जिनको कि जो लोग बड़े बड़े मामलों में सजाए काट रहे होंगे, तो सिर्फ इन 11 लोगों को ही क्यों रिहा किया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि देखो गुजरात माफी जो लॉ था ना, ये एक बार अमेंड हुआ था। एक्चुअली ये जो कानून है आपका, ये 1992 का है। कब का है, 1992 का, जिसको 2004 में अमेंड भी किया गया था। तो 2004 में क्या किया गया था कि भाई किसी ने 2 साल से ज्यादा की अगर कोई ऐसा क्राइम किया जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा है, तो इस कानून का 2 साल नहीं, किसी ने 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मारा है तो उसको जो है इस कानून के तहत बरी नहीं किया जा सकता। प्लस कोई रेपिस्ट है तो उसको भी नहीं किया जा सकता। अब आप कहोगे कि गुजरात सरकार से पूछा गया कि भाई आपने फिर इस कानून के तहत इनको कैसे बरी कर दिया, जबकि ये कानून तो इस चीज को अलाउ ही नहीं करता है। यहां पे देखो ये चीज करेक्ट कर लेना, 2014 में अमेंडमेंट हुआ था, नॉट 2004। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, ये जो आपका अमेंडमेंट हुआ था गुजरात माफी लॉ का, जो कि 1992 का लॉ है, उसको 2014 में अमेंड किया गया था, जिसमें काफी सारी चीजें स्ट्रिक्ट कर दी थी कि 2 से ज्यादा मर्डर किसी ने किया या कोई रेपिस्ट है तो उसको इस कानून के तहत माफी नहीं मिल सकती है। अब गुजरात सरकार से यही क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपने कैसे माफी दे दी, अगर इस कानून के तहत माफी नहीं दी जा सकती तो आपने माफी कैसे दे दी। तो गुजरात सरकार ने बोला कि देखो ये जो बिल्किस बानो जी का मामला था ना, ये 2014 से पहले में था, तो यहां पे ना 1992 वाला कानून लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, और इसी के तहत हमने इनको बरी कर दिया। क्लियर हुई ये बात, किसी को दिक्कत है इतने में, कोई प्रॉब्लम समझने में, ठीक है। इस कानून का नाम है गुजरात माफी नीति, ठीक है, गुजरात माफी लॉ। अब 1992 का कानून था, 2014 में अमेंड किया, जिसके तहत इन 11 कन्विक्ट्स को यहां पे रिहा कर दिया गया। क्वेश्चन ये उठा गुजरात सरकार से कि आपने सिर्फ इन 11 ही कन्विक्ट्स को क्यों बरी किया, आपके पास तो बहुत सारे लोग होंगे। और जो ये 11 कन्विक्ट जब बरी हुए थे ना, तो आपको देखने में आया होगा काफी सारे पिक्चर सोशल मीडिया पे कि इनका इनके गांवों में फूलों से स्वागत हुआ है, जैसे कि इन्होंने बहुत बड़ा काम करके ये लोग लौटे हैं। तो ये वाली चीजें थी। इसमें देखो एक मामला और फंसा था। मामला क्या फंसा था, जब गुजरात सरकार ना माफी देने वाली थी इन 11 लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था कि मैटर तो मुंबई की कोर्ट ने सुना है, तो गुजरात सरकार के पास ये पावर कहां से आई कि वो डिसाइड करेगी कि इनको छोड़ा जा सकता है अपने स्टेट लॉ के अंडर में। तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार देखो मैटर तो गुजरात में हुआ था, तो ये पावर तो गुजरात सरकार के पास ही है। अब इन सबके बाद क्या हुआ, देखिए इनकी लॉयर है, उनका नाम है शोभा, सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही फेमस लॉयर है शोभा गुप्ता। तो वो इनकी लॉयर थी और उन्होंने ना PIL फाइल करने की कही थी।
और वो PIL फाइल कर भी दी थी, जिसके वजह से अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, ये आज ही की न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है गुजरात गवर्नमेंट को, सेंटर को, कि बिल्किस बानो केस में आपने किस तरीके से प्रीमैच्योरली 11 मैन का सेंटेंस को कम कर दिया है जो कि गैंग रेप एंड मर्डर में फंसे थे। अब ये न्यूज, ये पूरी कहानी आई होप आपको समझ में आया हो। आप लोगों का इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? मतलब बिल्कुल गुस्से वाला ही अंदर से आ रहा होगा। और आज का सेशन लेट भी इसलिए हुआ है क्योंकि पूरा डेटा कलेक्ट करने के लिए ना, मुझे कहानी पता थी लेकिन डेटा कलेक्ट करने के लिए मुझे काफी कुछ इसमें लिखना पड़ा, पढ़ना पड़ा। तब मैंने कहा कि आपके साथ जब लेंगे वीडियो तो सब कुछ कवर करेंगे। तो आपने देखा कि कैसे एक औरत जो है वो अपने गांव गई थी ईद मनाने के लिए, उसको उसी के गांव के नेटिव लोगों ने गैंगरेप किया, उनकी मदर का किया जो कि ओल्ड एज में थी, 3.5 साल की बच्ची को मार डाला। उसके बाद पुलिस ने, डॉक्टर ने उसको बचाने की कोशिश करी, कोई केस लिखने को तैयार नहीं था। एनजीओ के थ्रू मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सीबीआई लगाई, तब जाके फिर इनके केस को सुनने की शुरुआत हुई। गुजरात में इनको धमकी मिलने लगी, इन्होंने मुंबई ट्रांसफर कराया, वहां पे 2007 या 8 में सजा मिल गई 11 लोगों को। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी, सब कुछ सही चल रहा था। 14 साल की सजा भी ये लोग काट चुके थे 11 लोग, एंड फिर इनको अभी बरी कर दिया गया 15 अगस्त 2022 को बाय द गुजरात गवर्नमेंट। कौन सा कानून का यूज करके मैंने आपको बता दिया है। अब क्या हुआ है ये भी मैंने आपको बता दिया है, बहुत ही डिटेल में है। इसके बाद आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और कभी भी देखो, अपने लाइफ में मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूं, कभी भी कोई भी चीज ना बायस होके मत सुना करो, जब तक उसके जड़ पे मत चले जाओ। अब जड़ पे जाने का तरीका ये नहीं होता है कि आप कोई वीडियोस देख लो, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ लो, क्योंकि आज की डेट में क्या होता है ना, हर न्यूज़पेपर किसी एक बायस को फॉलो कर रहा है, कोई किसको कर रहा है। प्रॉपर रिसर्च करो, फिर अपना ओपिनियन बनाओ। आप जिस विचारधारा से बिलोंग करते हो वो मैटर नहीं करता है, आपको फेयर पता चीजें होनी चाहिए, क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। इसमें देखो एक टर्म है कि पुलिस ने 0 FIR क्यों लेट फाइल करी थी। 0 FIR का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी इस पर्टिकुलर न्यूज़ की वजह से अभी है ही है। साथ ही साथ मणिपुर में जो अभी इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था कि 0 FIR क्या होती है और कैसे 0 FIR फाइल होती है एंड सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये अपन डिटेल में देख लेते हैं 0 FIR के बारे में। 0 FIR इज एन FIR that can be registered by any police station irrespective of their jurisdiction when it receives a complaint regarding a cognizable offense। अब इसको देखो ऐसे समझते हैं, एक जगह है जिस जगह का नाम है A, यहाँ पे ना एक क्राइम हुआ है, पर वो क्राइम करने होने के बाद वो वुमेन जो है वो अभी B एरिया में आ गई है। तो पहले क्या होता था कि क्राइम अगर A जगह में हो गया है और वुमेन को क्रिमिनल्स ने B एरिया में छोड़ दिया है, तो वुमेन जब बी एरिया में कंप्लेन करने के लिए जाती थी तो पुलिस वाले मना कर देते थे कि भाई हमारा जुरिडिक्शन है, आप उस एरिया में जाइए जहां पे क्राइम हुआ है। ये बहुत कॉमन इश्यूज था वुमेन एंड चाइल्ड के अगेंस्ट में, जब भी कोई इस तरीके के केसेस आते थे, स्पेशली वुमेन्स। तो फिर उसके बाद 0 FIR का कॉन्सेप्ट आया कि भाई चाहे ए एरिया में हुआ हो, चाहे बी में हुआ हो, वुमेन सी में आई हो, आप यहाँ पे FIR फाइल करिए। इस FIR का नाम होगा 0 FIR, और फिर बाद में जो कंपिटेंट पुलिस होगी, मतलब जो भी जहां भी जुरिडिक्शन होगा, जहां भी मामला हुआ होगा, आप उसको बाद में ट्रांसफर कर दीजिए। बट फ्रॉम द विक्टिम पर्सपेक्टिव आप FIR फाइल करेंगे। तो ये लेमन लैंग्वेज में 0 FIR का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। देखो FIR जब होती है तो आपको एक FIR नंबर मिलता है, लेकिन 0 FIR में आपको नंबर नहीं मिलेगा जब तक वो अलोकेट नहीं हो जाएगी जो कंपिटेंट जुरिडिक्शन वाली पुलिस थाना होगा, ठीक है। अब एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्या लिखा हुआ है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस। पहली चीज तो ये, अगर लेमन लैंग्वेज में समझे व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो जो हीनियस क्राइम्स होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, जिसमें पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। चलो इसी से मेरा एक क्विज का क्वेश्चन है आप लोगों को, व्हाट इज कंपाउंडेबल ऑफेंस, मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना, ठीक है। चलिए, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं वही 0 FIR उन्हीं के ऊपर फाइल हो सकती है। इवन आपको बता दूं कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पे ही FIR भी फाइल कर सकती है पुलिस। अदरवाइज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो नॉन हीनियस टाइप के होते हैं या जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं, उसमें पहली चीज तो विदाउट वारंट यू कैन नॉट बी अरेस्टेड, प्लस फिर मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी, मजिस्ट्रेट अगर कहेगा तभी FIR जो है वो फाइल हो सकती है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं होता है, और इसी के FIR एंड 0 FIR दोनों ही इसी के लिए पुलिस जो है वो फाइल कर सकती है। अब हमारे दिमाग में आना चाहिए सर 0 FIR का कॉन्सेप्ट कैसे आया।
देखो निर्भया जो केस हुआ था ना, उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, ठीक, ये है हमारे जस्टिस वर्मा। इन्होंने ये प्रपोजल रखा था कि भाई देयर शुड बी जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, जिसमें जो जुडिक्शन पुलिस थाना है ना उसका वेट ना हो, जहां पे भी वुमेन हो, विक्टिम हो, वो वहां पे कंप्लेन करे और एफआईआर दर्ज हो जाए। फिर ये पुलिस के ऊपर है कि पुलिस ट्रांसफर करे और जैसे भी जो भी प्रोसेस है वो फॉलो हो। लेकिन ये उन महिला के ऊपर नहीं आना चाहिए कि भाई वो जाते, जिसके साथ सोचो आप, भगवान न करे, पर किसी के साथ अगर इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है तो वो फिर पुलिस थाने घूमती रहेगा क्या इंसान की, यहाँ कंप्लेन कर रहा है, बता रहे नहीं, यहाँ वहां चले जाओ, वहां नहीं तो वहां चले जाओ। तो वो वाला एक चीज है कि इसीलिए जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो हमारे कोर्ट्स के कुछ वर्डिक्ट्स भी हैं इन चीज के ऊपर, जैसे कि एक है ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी 2014 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर इज मैंडेटरी व्हेन इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई ऐसी बात है कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है या उसकी कोई इंफॉर्मेशन आपको लेके आया है तो आपको एफआईआर फाइल करना होगा। देखो पहले ना ये भी होता था कि पुलिस वाले जो हैं वो एफआईआर नहीं करते थे, वो फाइल ही नहीं लिखते थे, वो तैयार ही नहीं होते थे, सामने वाली पार्टी से कुछ पैसे ले रखे हैं या जो भी रीजन रहे। तो उसके बाद जब ये आया है ना जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट, और जब जस्टिस वर्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन किया, फिर एक आईपीसी में भी चेंज हुआ जो अभी मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर पुलिस वालों को एफआईआर फाइल करने की मजबूरी बन गई। क्योंकि अभी भी ऐसे केस आते हैं बहुत बार जो पुलिस वाले टाल देते हैं एफआईआर और ये सब करना, लेकिन अब कम से कम आपके पास एक उसके लिए अगर कोई एफआईआर आपकी फाइल नहीं करता है तो आपके पास एक राइट है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर एक केस है सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट 1999 का। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा था कि वुमेन हैज द राइट टू लॉन्च हर कंप्लेंट फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन वेयर द इंसिडेंट अकर्ड। तो ये उस समय कहा गया था 1999 में, तब तो ये जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी नहीं आया था, आप समझ रहे हो। अब एफआईआर क्या होती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक, prepared by police upon receiving information about cognizable offense। cognizable offense क्यों लिखा है मैंने आपको बताया, एफआईआर पुलिस सिर्फ cognizable offense पे ही फाइल कर सकती है। यहां पे अगर नॉन cognizable offense का मामला होगा तो मजिस्ट्रेट के परमिशन लेनी होगी और जैसे वो कहेंगे इंक्वायरी एफआईआर जो भी, तब वो होगा। एफआईआर इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन, सेट्स इन मोशन द प्रोब एंड फर्दर एक्शन बाय द पुलिस, ठीक है। अब सेक्शन 154 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी अलाउज पुलिस टू रजिस्टर एफआईआर फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसे पहली चीज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ही मैंने भूल गया मैं बताना, आई होप आप सबको पता हो, वरना ये बताओ एफआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है, मत भूलना आज के बाद अगर नहीं पता है तो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, इसीलिए तो इसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोल रहे हैं क्योंकि ये पहला कदम है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लें कि कहां से पावर आती है एफआईआर लॉन्च करने की पुलिस को, तो सेक्शन 154 सब क्लॉज 1 ऑफ सीआरपीसी जो है, इट अलाउज पुलिस टू रजिस्टर एन एफआईआर फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, अगर ऐसे कहीं पूछ लें तो जहां विदाउट वारंट यू कैन बी अरेस्टेड, हीनियस होते हैं नेचर में एंड सजा का प्रावधान भी ज्यादा होता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कॉग्निजेबल ऑफेंस का अपोजिट क्या हो गया, नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। अब यहां से सुनना, ये जो जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी थी ना, इसने रिकमेंड किया था, क्या रिकमेंड किया था, सेक्शन 166 ए को इंसर्ट करना इनटू आईपीसी। ये क्या करेगा, ये सुनिश्चित करेगा कि पुलिस वाला जो है वो एफआईआर फाइल करे। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट एफआईआर नहीं लिखता है तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान दिया गया है। वो क्या है, वो इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years एंड अ फाइन। ये चीज पहले नहीं थी। अब अगर कोई पुलिस वाला के पास कम से कम कोई डर तो है, मतलब वो नहीं करेगा तो आप बता तो सकते हो कि भैया सेक्शन 166 ए के तहत जो तुम्हें हम जेल पहुंचवा देंगे अगर तुमने नहीं किया तो ये एक बहुत अच्छी चीज हुई है जो आपको जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी निर्भया केस के बाद ही इंसर्ट की गई थी आईपीसी के अंदर, ठीक है।